अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड रीडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नावल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। मैंने पिछले नावल में आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था स्पेशली रीडर्स से कि उनको स्क्रीनिंग कैसे ज़्यादा बेहतर लगी, ये सी वाली या मैं जो नॉर्मली करती हूँ वो सी वाली, और आप लोगों ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आप लोग मुझे कोई कमेंट में बताएँ ताकि मैं उसके हिसाब से एक वीडियो बना सकूँ। इस नावल का जनर है किडनैपिंग बेस्ड, वट्टा सट्टा, रूड हीरो, इनोसेंट हीरोइन, रिवेंज बेस्ड। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। आप लोग कौन हैं और मुझे क्यों लेकर आए हैं, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो रोते रोते उसके कदमों के आगे बैठ गई थी। बहुत जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि हम तुम्हें क्यों लेकर आए हैं और किस लिए। अब मज़ीद बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खामोशी से खाना खाओ। अभी मुझे तुम्हें ज़िंदा रखना है। तुम्हारा ज़िंदा रहना मेरे लिए इतना ज़रूरी है कि मैं तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आँखों में ही अपने लहजे में भी शोलों की लपक थी। देखें, मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़ आपको खुदा का वास्ता है। उसने उसके पाँव पकड़ते हुए इल्तिजा की थी। जस्ट शट अप, मेरे सामने तुम्हारी कोई ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। तुम्हारे भाई को मैं सबक सिखा कर ही रहूँगा, ये याजान हसन का वादा है। तुम जितना तड़पोगी मेरे दिल को उतना ही सुकून मिलेगा। वो उसे खश्मगीन निगाहों से घूरते हुए बोला था। आप कुछ भी करें, मैं यहाँ से जाकर ही रहूँगी। आप जो कुछ कर सकते हैं कर लें। वो जज्बाती अंदाज में चीखती हुई बैरून दरवाजे की जानिब बढ़ी थी तो याजान हसन ने उसके सामने आते ही एक जन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा था। वो सीधी बेड पर जा गिरी, लेकिन अरीब ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आप मुझे रोक नहीं सकते, वो रोंदी हुई आवाज़ में बोली और साथ में बेड से उठकर उसके सामने खड़ी हो गई थी। तुम जो कुछ कर सकती हो कर लो। तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती और हो ना हो कभी अपने घर वालों से, और ना ही कभी अपने घर वालों से मिल सकोगी। वो उसकी जानिब बढ़ते हुए सफाक अंदाज में बोला था तो वो पीछे हटते हुए खौफजदा होकर दीवार से लग गई। याजान ने उसके नज़दीक पहुंचकर दोनों हाथ उसके दाएं बाएं जमाए और उसके चेहरे को बगौर तकने लगा। आंखों की सुर्खी मज़ीद गहरी हुई थी। मेरी बहन की दर्द में डूबी सिसकियाँ और आंखों में आए आंसू का हिसाब तुम्हें देना होगा। तुम्हें भी इसी तरह रोना होगा। सजावल मलिक को भी वही दर्द तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी जो मैं कर रहा हूँ। उसकी इज्जत का जनाजा वैसे ही निकलेगा जैसे उसने मेरी बहन के साथ किया था। आज मैं तुमसे निकाह करूँगा, फिर देखता हूँ कि वो कैसे बेबस होता है। मुझे बेहिसी व बेखुदी की मसंद पर बैठाने वाला ज़ात तुम्हारा भाई ही है। अब तुम इन सब ज़्यादतियों का और मेरी बहन की एक एक आंसू का पूरा पूरा हिसाब दोगी। उसके अंदर ज़ख्मी मर्द असरधे की तरह फुंकार रहा था, बहुत जहरीले, बहुत भयानक और खौफनाक अंदाज में। मैं मरकर भी आपसे शादी नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता कि भैया ने आप लोगों के साथ क्या किया है, मगर मैंने कुछ नहीं किया है जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं। उसकी चीख आंसुओं में डूब गई थी। ये तो अब कुछ देर में ही पता चल ही जाएगा तुम शादी कर रही हो या नहीं, और वैसे भी तुमसे मशवरा कौन मांग रहा है। वो धमकियाँ महज धमकियाँ ना थीं, उसका दहकता हुआ लहजा सच्चा और महफूज था। अम्मा, आपको क्या हुआ है? देखें अम्मा, वो जहाँ कहीं भी होगी हम उसे ढूंढ कर ले आएंगे, प्लीज़ होश में आए। अहमद ने उनको बेड पर लेटाते हुए कहा था। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बच्ची का पता करो, कहाँ पर है वो मेरी जान। अरे उसे तो कुछ ज़माने का पता ही नहीं है, ना जाने कहाँ पर होगी और किस हाल में होगी। अम्मा, सजावल भाई बिलावल और शाहजैन भाई गए हुए हैं उसे देखने, आप देखना वो अरीब को साथ लेकर ही आएंगे इंशाअल्लाह। अहमद खुद अंदर से घबरा रहा था लेकिन माँ को तसल्ली दे रहा था। अहमद, तू तो जानता है कि वो कितनी मासूम और भोली भाली है, उसे तो रिश्तों का भी इल्म नहीं है। वो तो कॉलेज भी तुम्हारे साथ ही जाती है, तुम्हारे ही साथ आती है। अब कहाँ होगी? या अल्लाह, तू मेरी बच्ची की हिफाजत कर। दुआ करते हुए उनकी नज़रें बैरून दरवाजे की जानिब उठी थीं जहाँ से सजावल शिकस्त कदमों से वापस आ रहा था। सजावल तो आ गया था, मेरी बच्ची कहाँ है? तू आ गया, बता मेरी बच्ची कहाँ है? उसके साथ लेकर नहीं आए? वो उनकी जानिब बेकरारी से देखकर बोली थी। अम्मा, हर जगह देख लिया, हर जगह पता किया, पर वो कहीं नहीं मिली। हर वो जगह देखी जहाँ उसके होने का इम्कान था। कॉलेज में नहीं है, इसके दोस्तों के घर तक गया पर वो वहाँ नहीं मिली थी। अभी सजावल बात कर ही रहा था कि फ़ोन की बैल हुई। अहमद ने झटपटने के अंदाज में रिसीवर उठाया था। हेलो, कौन बात कर रहा है? सजावल मलिक को फ़ोन दो। रिसीवर की दूसरी तरफ से निहायत ही सख्त अंदाज में सजावल को बुलाया गया था। अहमद ने ना समझने वाले अंदाज में रिसीवर सजावल को पकड़ा दिया। सजावल ने उलझे जहन के साथ ही रिसीवर लिया था। हेलो,
मैंने सुना है कि तुम अपनी बहन को तलाश करते फिर रहे हो। कसम से तुम ज़मीन और आसमान भी एक कर दो तो भी उसको नहीं पा सकोगे। अगर कभी वो तुम्हारे सामने आ भी गई तो भी तुम उसको साथ लेकर जाने का हक नहीं होगा। अब पता चलेगा तुम्हें कि बहन का दर्द क्या होता है। जितना बुरा तुमने मेरी बहन के साथ करना था कर लिया। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारी बहन पर ज़िंदगी कैसे तंग करता हूँ। खुशी के नाम को तरस जाएगी और उसके दुख में तुम अजियत में रहोगे, और अगर तुम अजियत में रहोगे तो मैं खुश रहूँगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों की इज्जत से खेलना कितना बुरा होता है। आज सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बहन मौत की दहलीज पर खड़ी है। याज़ान हसन के लफ्ज़ से आग लपक रही थी। सजावल साकत और खामोशी से सुन रहा था। इसमें जैसे तमाम सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी। इस तरह तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसके गुनाह की सज़ा उसकी मासूम बहन झेलेगी। क्या हुआ है सजावल? किसका फ़ोन है? बच्चे कुछ बताओ तो, आखिर तुम बोलते क्यों नहीं हो? अम्मा ने उसे झंझोड़ते हुए कहा पूछा था। हाँ, किसी का भी नहीं, आप फिक्र न करें, मैं जाकर अरीब का पता करता हूँ। सजावल ने बुरी तरह चौंक कर जवाब दिया और फिर लंबे लंबे ढक भरता हुआ बाहर निकलता चला गया था। उसे होश आया कि नहीं? बुआ, नहीं बेटा, होश नहीं आ रहा है, किसी डॉक्टर को बुला लो। बुआ ने फिक्रमंदी से कहा था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाकर देखता हूँ। याज़ान जाकर जारहाना अंदाज में उसके कमरे की जानिब बढ़ा। वो वैसे ही बेहोश थी। वो उसके जानिब बढ़ा। साइड टेबल पर पड़ा हुआ जग पानी वाला उठाकर सारा का सारा उस पर डाल दिया। ओप्स, वो हड़बड़ाकर होश में आई थी। पानी में चले जाने की वजह से दिमाग चकराकर रह गया था। वो अपना सर दोनों हाथों में थामे हुई थी। उसने झुककर उसे देखा, फिर एकदम सीधा हो गया था और बोला, अभी और इसी वक्त हमारा निकाह होगा। अगर तुमने मौलवी साहब के सामने कोई बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे भाई की तरह नहीं हूँ कि सब कुछ चुपचाप करूँ। अब मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत की तो इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। फिर तुम ही सारी उम्र मेरे साथ बगैर निकाह के रहोगी। और ये बात तो तुम अपने कानों से जहन से निकाल ही दो कि अब तुम वापस कभी अपने घर जा सकोगी। ये नामुमकिन है। ये कहते ही वो कमरे से बाहर निकल गया था। कोई आसमान टूटा था उसके सर पर। अरीब अपनी जगह दम बहुत बैठी रह गई थी। यूँ लगा कि तमाम एहसासियात सुन हो गए हों। फिर कब निकाह हुआ उसे कुछ खबर ही नहीं हुई थी। वो हुनूस गुमसुम से थी। बुआ ने उसके सर पर अपना हाथ रखा तो वो उन्हें खाली खाली नज़रों से देखती रह गई थी और गोया सारे बंधन टूट गए थे। वो एकदम ही बेइख्तियार होकर रो पड़ी थी। वो उसकी पुश्त थपथपाने लगी, लेकिन वो बेहोश होकर उनके आगोश में ही गिर गई थी। अरे बच्ची, होश करो, तुम तो अभी से ही घबरा गई हो। अभी तो ना जाने तुम्हारे साथ क्या क्या होना बाकी है। क्या इसी और ने है जिसकी भरपाई तुम करोगी? बुआ ने सीधा करके लिटाया, कंबल उस पर डालते हुए अपने आंसू साफ किए और लाइट ऑफ करके कमरे से बाहर चली गई थी। बुआ, वो कैसी है? नरमीन ने सहमे हुए अंदाज में पूछा था। बेहोश हो गई है, पता नहीं बेचारी के नसीब में क्या क्या होना बाकी है। अभी पता नहीं क्या होगा। पर अदा तो बहुत गुस्से में है, इनका क्या होगा? खैर, बुरा तो अदी कभी हुआ है, पर इसमें तो अदी कभी कोई कसूर था तो बिल्कुल बेकसूर है वो तो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अदा तो बहुत गुस्से में है और आपको तो पता है ना कि उनका गुस्सा कितना ख़तरनाक है। वो तो अदी तक के शक्ल देखने के रवादार नहीं है। नरमीन ने फिक्रमंदी से कहा था। बस बेटा, दुआ करो सब कुछ ठीक हो जाए। याज़ान, सामने आओ मेरे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को अगवा करने की? सजावल ने ड्राइंग रूम में खड़े होकर याज़ान को पुकारा था। अरे अरे मिस्टर सजावल, आप मुझसे मिलने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? याज़ान ने निहायत इत्मीनान से उसके सामने खड़े होते हुए कहा था। मेरी बहन? याज़ान उसकी बात काटकर बोला था। अरे बहन तुम्हारी है और पूछ मुझसे रहे हो? अब क्या लोगों की खबर होती है कि तुम्हारी बहन कहाँ होती है? वाह भाई वाह, तुम लोग तो बहुत ही ख़ास लोग हो। याज़ान तंज़े मुस्कुराहट से साथ बोला था। देखो याज़ान, मेरी और तुम्हारी दुश्मनी है, इसमें मेरी बहन को शामिल ना करो तो अच्छा होगा। वरना क्या? मेरा ख्याल है कि तुम भूल गए हो। तो चलो तुम्हें एक बात याद दिला देता हूँ कि ये बात बहनों से ही जुड़ी है। तुम्हें याद तो होगा, मैंने भी अपनी बहन के लिए तुम्हारे सामने भीख मांगी थी और इस वक्त तुमने मुझे बहुत बेइज्जत किया था। खैर, पुरानी बातों को जाने देते हैं। ये बताओ कि मेरे पास कैसे आए? तड़के से कहते हुए सोफे पर बड़े इत्मीनान से फैलकर बैठ गया था। याज़ान, अरीब अभी बहुत नासमझ है, प्लीज़ उसे हमारे दरमियान मत लाओ। अगर मेरे और तुम्हारे बहन के दरमियान कुछ हुआ भी था तो उसमें हम दोनों की ही रजामंदी शामिल थी। इसमें अगर मैं कसूरवार हूँ तो तुम्हारी बहन भी बराबर की शरीक थी। और जहाँ तक मेरी बहन की बात है तो वो बहुत मासूम है, उसे ज़माने का कुछ नहीं पता ठीक से।
अब तुम जो भी कहोगे मैं मान लूँगा, प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो। सजावल के लहजे में बेबसी ही बेबसी थी। सजावल, तुमने गुनाह किया था, मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, इसीलिए अपनी बहन के नाम के साथ जुड़े उस नाम को ज़हनशीन कर लो। आज से तुम्हारी बहन मिसेस अरीब याज़ान होती है। मैं किसी भी कीमत पर उसे तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगा। अब तुम कोई भी ताकत इस्तेमाल कर लो, उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। अब के उसकी शक्ल तक देखने को तरसोगे तुम लोग। तुमने मेरी बहन को अपनाने से इनकार किया था ना, यहाँ तक कह दिया था कि ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं है। मैं तुम्हारी बहन की ज़िंदगी की हर खुशी हराम कर दूंगा। उसकी शक्ल देखकर ही नफरत जाग उठती है। अब तुम खुद सोचो तुम्हारी बहन का मुस्तकबिल कैसा होगा। और सजावल को यूँ महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके कंधे छुरी से ज़िबा कर दिए हों, उसे कुंद छुरी से ज़िबा कर रहा हो। वो एकदम पूरे कद से खड़ा हो गया था। उसकी पेशानी अर्क आलूद हो रही थी। उसने एक अज़ियत की तेज़ धार तलवार अपने वजूद पर चलती हुई महसूस हुई थी। मैं तुम्हें तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से निकाह करने की। उसकी नज़र से खून झलक रहा था। याज़ान हुनू सुकून से ही बैठा था, उसे देख रहा था। अच्छा भाई, अब तुम्हारी तसल्ली हो गई हो तो मैं भी अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम भी अपने घर की राह लो। याज़ान के चेहरे पर मुस्तकिल मुस्कुराहट का वजीरा था। दरवाज़ा धीरे से खोला था। अरीब अंदर दाखिल हुई थी और फिर भी इख्तियार ही भाई की जानिब बढ़ती, लेकिन रास्ते में ही याज़ान ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया था और अरीब ने बर्फ़रोख्ता होकर उसकी जानिब देखा था। पहली और आखिरी बार सुन लो, अब तुम्हारा इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज से तुम मेरे हवाले से जानी जाओगी। अगर कभी ये लोग तुम्हें नज़र आ भी जाएं तो अनजान बनकर गुजर जाना। याज़ान सर्द लहजे में बोला था। अरीब फिर भी भाई की जानिब बढ़ी थी। दूसरी तरफ सजावल भी उसे खामोशी से देख रहा था। छोड़ो मेरी बहन का हाथ, वरना बहुत बुरा होगा। मैं नहीं मानता तुम्हारे निकाह को। ये अब भी मेरी बहन है। इसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। सजावल ने अरीब का हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा था, लेकिन याज़ान ने उस पर गिरफ्त मजबूत कर रखी हुई थी। कुछ भी कर लो, किसी को भी बुला लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कानूनी तौर पर ये मेरी बीवी है और अगर तुमने दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। सो प्लीज़ गेट आउट। भाई प्लीज़ मुझे घर ले चलें। पता नहीं कौन लोग हैं और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। प्लीज़ भैया छोड़े मेरा हाथ। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ें। मुझे मेरे भाई के साथ जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अम्मा के पास जाना है। अरीब ने अपने आप को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन याज़ान की गिरफ्त इतनी कमज़ोर नहीं थी कि वो इतनी आसानी से निकल सके। शट अप, बंद करो अपनी बकवास। और तुम्हें इस तरफ आने को किसने कहा था? बुआ बुआ, वो गुज़बनाक आवाज़ में पुकारा था। उसके पुकार पर बुआ हाँफती काँपती अंदर दाखिल हुई थी। अरे क्या हुआ बेटा? फिर अरीब और सजावल पर नज़रें पड़ते ही वो सारी बात समझ गई थी। रंगत खौफ से जर्द हुई थी। ना जाने अब क्या होने वाला है। इसे मेरे कमरे में ले जाएं, फिर दोबारा ये मुझे यहाँ नज़र नहीं आए, और अगर नज़र आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसका बाजू पकड़कर अंदर जाने लगी थी कि अरीब अपना हाथ उनसे छुड़ाकर फिर सजावल की जानिब बढ़ी और बेसाख्ता ही उसके सीने से लगकर रोने लगी थी। भाई मैं यहाँ क्यों लाई गई हूँ? प्लीज़ भाई, ये मुझे कहाँ लेकर आए हैं? बताएं ना। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं मर जाऊँगी भैया। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठती चली गई थी और सजावल के पास उसके सवालों के जवाब नहीं थे। इसीलिए हारे हुए इंसान की तरह बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ता चला गया था। उसे ऐसा लगा था कि अगर वो कुछ देर यहाँ मज़ीद खड़ा रहा तो ज़रूर पत्थर का हो जाएगा। बहन की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। अपनी नाज़ों से पली बड़ी लाडली और जान से प्यारी बहन, जिसकी आंखों में आंसू 4 भाइयों से बर्दाश्त नहीं होते थे, और आज वो अपने ही भाइयों की एक गलती की सज़ा झेल रही थी और ज़ारो कतार रो रही थी। ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। शिकस्त खुर्दा कदमों से घर में दाखिल होते ही अम्मा और तीनों भाइयों के सामने सजावल की हिम्मत जवाब दे गई थी और घुटनों के बल बैठकर फुट फुट कर रो दिया था। वो शख्स आज अपनी बहन के लिए रो रहा था, जिसका दावा था कि वो ज़िंदगी में कभी शिकस्त नहीं खा सकता, और आज किस्मत के इस मजाक पर रो रहा था। याज़ान हसन ने उसको बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार किया था। अम्मा ने बेसाख्ता ही अपना हाथ दिल पर रखा और अपने ही किसी ख्याल से दामन छुड़ाकर पूछा था, क्या हुआ है सजावल? बोल, मेरी बेटी कहाँ है? तू बताता क्यों नहीं है सजावल? मेरी बच्ची कहाँ है? उन्होंने उसे झंझोड़ कर पूछा था। अम्मा मैंने वो मेरी वजह से। उसका लहजा बेरब्त हो रहा था। क्या तेरी वजह से? क्या बोलना क्या हुआ है सजावल? वो निहायत ही बेकरारी से बोली थी। अम्मा, मेरी गलती की वजह से उसे ऐसे हालत में चली गई है कि मैं अपने आप को दलदल में धंसता हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरी वजह से वो मुझे माफ़। अल्फाज बेरब्त हो रहे थे और फिर सीने पर हाथ रखकर वो झलकता चला गया था।
सजावल और मायजा यूनिवर्सिटी में मिले थे। दोनों ही अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों ही दोस्ती हो गई थी और फिर दोस्ती कब पसंद में बदल गई पता ही न चला और एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि गुनाह को भी सही करार देने लगे थे। मायजा तो सजावल को दिल और जान से चाहती थी, लेकिन सजावल के लिए वो सिर्फ दिल बहलाने का एक सामान थी। वो उससे दिल बहलाता और उसे के बहलाने का सामान बनती ही रही थी। और फिर कुछ ही अरसे बाद मायजा ने सजावल को बताया कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो चाहती थी कि उसको और सजावल को अब शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन सजावल ने उसे तो टूक जवाब दे दिया कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। तुम जैसी लड़की से दिल तो बहलाया जा सकता है, पर शादी मैं किसी शरीफ लड़के से करना चाहता हूँ। व्हाट? तुमसे नहीं? क्या मालूम कि ये बच्चा मेरा है कि नहीं। तुम जैसे मेरे करीब आई हो और ऐसे ही किसी और के करीब भी हो सकती हो। अब इल्ज़ाम मेरे सर पर रख रही हो कि मैं कैसे यकीन कर लूँ? सजावल के चेहरे पर मखसूस किस्म की मुस्कुराहट थी और मायजा पत्थर की तरह साकत खड़ी थी। आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी कि ये सब उसका सजावल उसके लिए कह रहा है। दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। इधर वो बगैर कुछ कहे उसके रास्ते से हटती चली गई थी कि जैसे कुछ कहने को बचा ही ना हो। वो अपने आप को कैसे घर तक लाई थी कुछ पता न था। वो बिल्कुल ही चुप होकर रह गई थी, जिसे अपने ज़िंदगी से बढ़कर चाहा हो, अपने आप से बढ़कर ध्यान रखा हो, जिसके होने के एहसास से आप जीते हो। जब वो शख्स रूह पर वार परवर अल्फाज कहे तो जीने का मकसद ही क्या रह जाता है। बुआ उसके रंग ढंग देखकर दहल गई थी। किसी अनहोनी का एहसास उनको हौला रहा था। वो बची नहीं थी कि उसके अंदाजे को ना समझती। मायरा, तुम्हें पता है अगर तुम्हारे अदा को पता चला तो क्या होगा? कौन है वो शख्स जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि हमारे ख़ानदान से बाहर शादी करने का कोई रिवाज ही नहीं है? मैं क्या जवाब दूंगी तुम्हारे अदा को? इसकी तो तुम जानती हो कि वो गुस्से का कितना तेज़ है। ये सब होना किसी क़यामत से कम नहीं है। कुछ एहसास भी है तुमको? अरे बोलती क्यों नहीं हो? क्या नाम है उसका? उसका कोई अता पता? सजावल। बुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो उसे सच्चे दिल से चाहा था, पर उसने मुझसे कहा कि मैं फिर वो फूट फूट कर रो दी और बाहर खड़े याजान को ज़मीन आसमान गर्दिश करते हुए महसूस होने लगे थे। आसाब हिलकर रह गए थे। वो गज़बनाक होकर कमरे में दाखिल हुआ और खींचकर एक थप्पड़ मायजा के मारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इतने में बुआ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अल्लाह का वास्ता दिया कि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि बुआ रूंधी हुई आवाज़ में कहकर और बाकी के अल्फाज आंसू में बह गए थे। मायजा गुमसुम सी कैफियत में बैठी हुई थी कि जैसे तमाम सोचना समझने की सलाहियतें खो बैठी हो। याजान दोनों हाथों में सर थामकर बैठ गया था। उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। काफ़ी देर सोचने के बाद एक फ़ैसला करके वो कमरे के बाहर चला गया। मुझे सजावल मलिक से मिलना है। इनसे कहिए कि याजान हसन आए हैं। मुलाजिमा उसको ड्राइंग रूम में बैठाकर सजावल मलिक को बुलाने चली गई थी। याजान बेचैनी से उसका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में सजावल अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने मुसाफा किया। जी कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सजावल ने बैठते हुए कहा था। देखिए, मैं कोई लगी बंदी बात नहीं करूँगा। आप बताएं कि आप और मायजा एक दूसरे को कब से जानते हैं? सजावल ने मायजा के नाम पर चौंक कर उसको देखा और बोला था, मैं और मायजा यूनिवर्सिटी फ़ेलो हैं, लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? उसके लहजे में उलझन सी थी। मैं मायजा हसन का भाई हूँ। आपने जो करना था वो आप कर ही चुके हैं। खैर, अब बताएं कि आप इससे शादी कब कर रही हैं? सारी सूरत हाल आपको पता है। जितनी जल्दी हो सके आप उससे शादी कर लें। याजान ने नीची निगाहों से कहा था। व्हाट? मैं और मायजा से शादी? हाउ इट्स पॉसिबल? और मायजा सिर्फ अच्छी दोस्त मैं और मायजा सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और जहाँ तक शादी की बात है तो मैं किसी भी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मेरे और एक इशारे पर ही अपनी इज़्ज़त दाव पर लगा दे। मिस्टर याजान, आप जिस मकसद के लिए मेरे पास आए हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकता, और मुझे क्या मालूम कि वो बच्चा मेरा है भी या नहीं। इस बात का क्या गारंटी है? सजावल मलिक, अपनी हुदूद में रहो तो बेहतर है। मैं तुम्हारी ज़बान भी खींच सकता हूँ, और ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था, तो फिर अपने प्यार को अपनाने से इनकार क्यों कर रहे हो? और जिन गलत अल्फाज में तुम मेरी बहन का जिक्र कर रहे हो, अगर तुम्हारी बहन के बारे में ये सब कहते तो तुम्हारे रद्द-ए-अमल क्या होगा? मेरी बहन की जगह तुम अपनी बहन को रख कर देखो, फिर फैसला करना। याजान हसन गुस्सैली मगर धमकी धीमी आवाज़ में चिल्लाया था। मेरी बहन तुम्हारी बहन की तरह आवारा नहीं है, और ख़बरदार जो मेरी बहन का नाम भी लिया। सजावल ने उंगली उठाकर उससे कहा था। ठीक है, मैं भी तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ अगर होकर तुमसे बात कर रहा हूँ, कल इसी जगह इसी मुकाम पर तुम खड़े होगे। ये याजान हसन का वादा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बर्बाद होना क्या होता है और किसकी इज्जत से खेलना क्या होता है। ये तो मेरी बहन की नादानी है, मुझे तुम्हारे दर पर ले आई है।
वरना तुम्हारे जैसों की तरफ तो याजान हसन निगाह उठाकर भी नहीं देखता। तुम हो क्या? तुम्हारा स्टेटस क्या है? मेरे आगे तो कुछ भी नहीं हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें खड़े खड़े रोड पर ले आ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, कुछ भी नहीं। ये सज़ा तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी होगी। तकलीफ़ तो तुम्हें मैं वो दूंगा जिसका तुम्हें दर्द बहुत हो। ये मेरी धमकी नहीं है, सिर्फ ये सब करके मैं रहूँगा। वो रवानियत से बोला और फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया था। सजावल की निगाहें अब तक वहीं ही थीं जहाँ से याजान अभी गुजरा था। मायजा की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी तो याजान उसे अस्पताल लेकर आया था। वो ना कुछ बोलती थी और ना ही किसी को पहचानती थी। उसकी हालत देखकर याजान का गुस्सा हदूद से गुजरने लगा था। फिर उसका दिल चाहता कि वो सजावल मलिक को कत्ल कर दे और शायद ऐसा कर भी गुजर लेता, लेकिन इतनी आसानी मौत तो मैं उसे कभी भी नहीं दूंगा। उसे तो ऐसे सज़ा दूंगा कि वो पल पल तड़पे, लम्हा लम्हा मरे। वो कहर आलूद लहजे में बोला। आंखों की सुर्खी मज़ीद गहरी हो गई थी। याजान, परेशान नहीं हो तुम। हम उसे ऐसी सज़ा देंगे कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। यावर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी थी। यावर, मैंने उसकी बहन का पता करने के लिए कहा था, तुम काम हुआ या नहीं? हाँ, मैंने पता करवा लिया है, पर तुम्हें इससे क्या लेना देना है, ये बात मेरी अब तक समझ में नहीं आई। अरे यार, इसमें तुम्हारी भाभी बनाऊंगा। उसकी बहन मेरी बीवी कहलाएगी, लेकिन इसके ज़िंदगी में मौत से भी बदतर कर दूंगा। ओप्स यार, रिवेंज रिवेंज रिवेंज। जब जब वो तड़पेगी तो भाई भी तड़पेगा उसका, और तब मैं उसकी तड़प का मज़ा लूँगा। चेहरे पर मुखलिस सी किस्म की तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी। लेकिन यार, उसकी बहन को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? उसका क्या कसूर है इसमें? यावर ने हैरानगी से पूछा था। कसूर तो मेरी बहन का भी नहीं था, फिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया? चलो, मेरी बहन तो मेरे पास है, चाहे किसी भी हालात में है, पर वो अपनी बहन की शक्ल देखने के लिए भी तरस जाएगा। अब तक वो हुआ जो वो चाहता था, और अब वो होगा जो मैं चाहूँगा। बहुत जहरीली मुस्कुराहट के चेहरे पर, और यावर सिर्फ उसके चेहरे को देखता ही रह गया था, क्योंकि वो जानता था जो वो कह रहा है वो करके भी रहेगा। उसका इंतकाम लेना कितना बुरा है वो सब जानता था। बुआ, मैं जाकर भाभी को खाना दे आऊँ? हाँ जाओ, बच्ची ने कल से कुछ नहीं खाया है, बस रोए ही जा रही है। नरमीन खाना ट्रे पर रख कर उसके कमरे में चली आई थी। भाभी, खाना खा लें प्लीज़, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ थोड़ा सा खा लें। वो अभी तक रो रही थी। भाभी, रोने से मसाइल हल नहीं होते, खाना खा लें वरना अदा बहुत गुस्सा होंगे। मुझे नहीं खाना प्लीज़, इसे ले जाओ, मुझे भूख नहीं है, मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है। इतने में बाहर से याजान की आवाज़ आ रही थी, जो शायद फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। प्लीज़ भाभी, अदा आ रहे हैं, आप खाना खा लें। नरमीन, चलो अपने कमरे में, अरीब तुम भी खाना खा लो, बुआ ने कमरे में आते हुए कहा, और नरमीन के साथ लेकर कमरे से बाहर चली गई थी। याजान कमरे में दाखिल हुआ। वो हुनूस फ़ोन पर ही बिजी था। फिर याजान ने फ़ोन बंद करके दरवाज़ा बंद किया। अरीब ने खौफजदा होकर उसके जानिब देखा, लेकिन वो उसकी तरफ बगैर तवज्जो दिए वॉशरूम में चला गया था। बात निकल जब वो बाहर आया तो उसकी तरफ बैठी हुई थी, इसी तरह बैठी हुई थी। बेड से उठो और मुझे सोने दो। वो एकदम ही हड़बड़ाकर उठी थी। मैं बस उठी रही थी। और हाँ सुनो, ये खाना रखा है, इसे खाओ, मुझे अपनी बात पर बार बार दोहरानी ना पड़े। तुम इस घर में ऐसे ही रहोगी जैसे मैं चाहूँगा, समझी? अपने घर वालों का नाम कभी ज़बान पर ना लाना, और ना ज़बान काट कर रख दूँगा। और ये खाना खाओ और सो जाओ, सुबह तुम्हें काम भी करने हैं। याजान सफ़ाकी से कहता हुआ बेड पर लेट गया था, और अरीब चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी थी। ज़िंदगी में ऐसा भी मोड़ आएगा, कभी सोचा न था। कौन है ये लोग, क्या चाहते हैं? और इन्होंने मेरे साथ निकाह भी कर लिया है, लेकिन दिल से रिश्ता नहीं मानते हैं। आखिर भैया ने क्या किया था? मैं क्या करूं? मौला, कुछ तो राह दिखा मुझे, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो खामोशी से बर्तन उठाकर दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई थी। घर के रास्तों का पता तो नहीं था, एक तरफ फ्लैट तो रोशन थी, और वो इस समय चली आई थी तो सामने अंदाजे के मुताबिक किचन ही था। किचन में पहले से ही कोई था। अरे बेटा, तुम क्यों लाई? मैं खुद ही ले आती। खैर आओ बैठो, बुआ ने उसके हाथ से बर्तन लेते हुए कहा था। आंटी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, अगर आप, मेरा मतलब है कि मुझे मेरे यहाँ होने की वजह बता सकती हैं? मेरे भाई ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी पादाश में मुझे यहाँ लाया गया है? क्या मैं वो वजह जान सकती हूँ प्लीज़? मैं मज़ीद कुछ दिन ऐसे ही रही तो मैं मर जाऊँगी। मैं आपके आगे के अल्फाज रोने की वजह से मुंह में ही रह गए थे। देखो बेटा, रो मत और आओ मेरे साथ। वो चुपचाप उनके तकलीद में चल पड़ी थी। यहाँ बैठो, वो अपने कमरे में दाखिल होते हुए बोली थी। बात ही ऐसी है कि शायद मैं तुम्हें क्या बताऊँ। वो शेषोपंज में मुब्तला थी। जो कुछ भी है बता दें। अब मुझे यहाँ ही, अगर इसी घर में रहना है तो शायद आपको पता नहीं, वो शायद ज़िंदगी ही मुझे छोड़ दें।
मैं उनको अना का मसला हूँ, इतना तो मैंने उन दिनों में जान ही गई हूँ। वो निहायत ही सर्द लहजे में बोली थी और फिर बुआ ने जो कुछ भी हुआ था मन वन सुना डाला था। उनके हवास सल्ब हो रहे थे। वो इंकशाफात पर दिमाग झंझोक कर जद में था। भैया ने ये सब किया है? ओ गॉड, ये क्या कर दिया भैया ने? ये तो गुनाह है। काफ़ी देर बाद वो बोली तो अजीब सा दर्द हिलकोरे ले रहा था। हाँ बेटा, तुम्हारे भाई ने ऐसा ही किया है। जब ही तो याजान भी ये इंतहाई कदम उठा गया। वो बहुत प्यार करता है अपने बहन भाई से। जब से माँ बाप गुजरे हैं वो तब से ही अपने बहन भाइयों के लिए माँ भी है और बाप भी है। मैं तो उनके रिश्ते की फुप्पो हूँ। बेवा होकर इधर ही आ गई थी। औलाद तो कोई थी नहीं, बस इन बच्चों को ही माँ बनने का कोशिश की है। और सच्ची कहूँ तो इन बच्चों ने भी इतना इज्जत दी है कि कभी भी मुझे अपनी माँ की जगह पर ही समझो। तुम भी अपनी माँ की जगह पर ही समझो। अपने आप को मजबूत करो और जो याजान कहता है वही करो। फ़िलहाल वक्त का यही तकाजा है। और बेटा, याजान का दिल बुरा नहीं है। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतज़ार करो हालात ठीक होने का। रात बहुत हो गई है, अब जाकर सो जाओ, उन्होंने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। वो मुस्तरब सी होकर अपने कमरे में चली गई थी। याजान अपने आप से बेखबर होकर सो रहा था। चेहरे पर फतेहार का सुकून था, जीत का नशा था। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है? अब मैं क्या करूँ? अजीब सी वहशत हो रही थी। वो माफ होते जहन के साथ सोफे पर गिर गई थी। अम्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपनी दवाइयाँ वक्त पर ले लेना, अहमद ने उनके करीब झुकते हुए कहा। वो बुरी तरह चौंक पड़ी थी। हाँ हाँ, तुम जाओ, वो रोंदी हुई आवाज़ में बोली थी। अम्मा प्लीज़ चुप हो जाएं, मैं ऐसा क्या करूँ कि आप होश हो जाएं? अहमद ने नम आंखों से पूछा था। मुझे एक बार तो उसके घर ले चलें, मैं उसे देखना चाहती हूँ, अपनी बच्ची को भी और उस मजलूम को भी जो आज मेरे बेटे की वजह से इन हालातों को पहुंची हुई है। दोनों का दर्द एक ही तो है। एक ने अपना आप गंवाया, दूसरे ने अपने घर वालों और घर बार। अम्मा, मैं आपको वहाँ कैसे लेके जा सकता हूँ? आपको पता है कि वहाँ के लोग वो लोग अच्छा नहीं समझते हैं। वो ना जाने कैसा बिहेव करें। माँ अरीब का सामना करना मुश्किल है। वो हम भाइयों की कितनी इज्जत करती थी, कितना मान था उसे अपने भाइयों पर। उसकी आंखों में बिखरे ख्वाबों की किरचियाँ मैं नहीं देख सकता हूँ, और ना ही रोता हुआ। मैं सजावल भाई को कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। आज मेरी प्यारी बहन उनकी वजह से ही बर्बाद हो गई है और हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो निहायत ही गुस्से में बोला था। फिर भी मुझे जाना है, आखिरी बार अपनी बच्ची को देख लूँ, फिर भले अल्लाह मेरी जान ही क्यों ना ले ले। वो बेइख्तियार ही होकर रो पड़ी थी। अम्मा प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। बहन को खोया है, लेकिन ये इत्मीनान भी है कि वो इस दुनिया में है, चाहे जहाँ पर भी है जिंदा है। पर आपको गंवाने का हौसला हमें नहीं है। चलें, मैं आपको ले चलता हूँ। अहमद ने उनका हाथ थामकर उनको उठाया था। याजान विला के गेट के आगे गाड़ी रोककर नौफिल और अहमद बाहर निकले थे। फिर अम्मा की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उनको आराम से बाहर निकाला। फिर उनका हाथ थामकर याजान विला की तरफ बढ़े थे। घर क्या था, महल था, लगता था जैसे ख्वाबों के शहर आ गए हों। गार्ड्स ने उन्हें अंदरूनी दरवाजे के जाने बढ़ते देखा तो रोककर पूछा था, आपको किससे मिलना है? आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। नसरीन जो लॉन में बैठी थी, उसने देखा तो उसने गार्ड्स को कहा कि इन्हें अंदर आने दें। आप लोग कौन हैं और किससे मिलना है? नरमीन ने उनसे अंदर आते ही पूछा था। हमें अरीब से मिलना है, अहमद ने संजीदगी से कहा। अरे, आप भाभी से मिलने आए हैं? आइए बैठिए, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। वो उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाकर याजान के कमरे की जानिब बढ़ी थी। वो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। अदा, भाभी के घर वाले आए हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, नरमीन ने घबराते हुए इत्तला दी। याजान जो अपनी ऑफिस फाइल देख रहा था चौंक कर उसकी तरफ देखा था। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, और बुआ को और अपनी भाभी को ड्राइंग रूम में भेजो। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? याजान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा था। बेटा, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। देखो बेटा, तुम्हारी जो भी रंजिशें और इख्तलाफात हैं वो मेरे बेटे से हैं, हमारे से नहीं। मुझे तुम्हारी बहन के साथ की गई ज़्यादतियों का बहुत अफसोस है और इसके लिए मैं अपने बेटे को कभी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। अम्मा ने अपनी आंखों में आई नमी को साफ़ किया था। अब आपके अफसोस करने से क्या होगा? जितना बुरा आपके बेटे ने करना था वो तो कर ही चुका है। अब मैं उसे वही दर्द महसूस करवाना चाहता हूँ जो मैंने महसूस किया था। याजान ने निहायत ही तल्ख लहजे में बोला था। मिस्टर याजान, हमें इस बात का एहसास है कि हमारे भाई ने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपनी बहन से मिलने दें। माना अब वो आपके निकाह में है, लेकिन है तो वो हमारी बहन ही। अगर सजावल भाई ने बुरा किया तो अच्छा तो आपने भी नहीं किया। गलती अगर उनसे हुई थी तो आपने भी वही गलती दोहराई है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपसे शराफत से ही बात कर रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है कि हमारी बहन आपके निकाह में है। नौफिल ने निहायत ही सर्द लहजे में कहा था। याजान के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए थे, लेकिन फिर भी मुलाजमत से कहकर अरीब को बुलवा लिया था।
मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप अपनी बहन से मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ आखिरी बार, और आइंदा के बाद अपनी बहन को मिसेस याजान की हैसियत से याद करना। ये कहते याजान ड्राइंग रूम से बाहर चला गया था। अरीब बुआ के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो अपने घर वालों को देखकर खुशी से उनकी जानिब बढ़ी और अम्मा की खुली बाहों में समा गई और फिर बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगी। उनका दिल भी भर आया था। नौफिल ने उन दोनों को अलग किया तो वो भाई के गले जा लगी थी। दूसरी तरफ खड़ा अहमद ने भी उसको अपनी बाहों में घेर लिया था और बेख्तियार ही उसके माथे पर प्यार किया और बोला था, कैसी हो, ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ भाई, और आपको पता है भाई आज मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, पर गलत तो ये भी नहीं है। गलत तो मेरा अपना भाई है। अम्मा, ये लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे भाई ने इतना बुरा किया है, फिर भी ये लोग मेरे साथ अच्छी तरह पेश आ रहे हैं। अम्मा, मैंने एक फ़ैसला किया है कि मैं अपने भाई की तमाम ज़्यादतियों का अजाला करूँगी। आप लोग दुआ करना कि मैं अपने इस फ़ैसले पर साबित कदम रहूँ। तो क्या हुआ अगर हम मिल नहीं सकेंगे? आप लोग समझ लेना कि मैं इस मुल्क में ही नहीं हूँ, और मेरा क्या है, मैं आप लोगों के बगैर रहना सीख ही लूँगी। भाई, अम्मा का बहुत ख्याल रखना, और हाँ, अपनी शादी पर बुलाना ज़रूर, चाहे मैं आऊँ या ना आऊँ। गले में आंसुओं का फंदा सा पड़ गया था, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए कह रही थी। इस वक्त कमरे में चारों अफराद दुख की कैफियत में मुब्तला थे। सदा खुश रहो मेरा खुदा, मेरी बच्ची, तुझे इतनी खुशियाँ मिली कि झोली कम पड़ जाए तेरी। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी बहुत हौसला और सब्र वाली है, और मुझे यकीन है कि वो मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। अपने घर के दुख सुख के लिए जीना, आज मैं तुम्हें रुखसत करती हूँ। अम्मा ने उसके माथे पर प्यार किया और उठ खड़ी हुई थी। चलो अहमद, नौफिल, घर चलो। उसने अपनी बेटी को खुशियों का निगहबान अल्लाह को बनाया था और उसका हर मुश्किल को आसान बनाएगा। और आप भी ख्याल रखिएगा बहन मेरी बेटी का, वो उसका भी जो मेरे बेटे की वजह से इस हाल को पहुंची है। अहमद और नौफिल ने बारी बारी उसके माथे पर प्यार किया और लंबे लंबे टक भरते हुए कमरे से चले गए थे। अपना चलती हूँ, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना, अल्लाह निगहबान। अरीब उनके जाने के बाद भी बेख्तियार होकर रो पड़ी थी। लगता था कि जैसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। बुआ ने उसको अपने साथ लगा लिया था और दूसरी तरफ खड़ी नरमीन भी उसके करीब आ गई थी। और अगर कुछ खोया था तो कुछ पाया भी तो था। अब मुझे इस घर के लिए जीना है। अब ये लोग ही मेरे अपने हैं। दिल को कुछ सुकून हुआ था कि वो अकेली नहीं है। माँ की दुआएं और बुआ और नरमीन का साथ है। बेहतर यही है कि ज़िस्त को हंस कर गुजार दो, महसूस करोगे तो मुसलसल अजाब है। अपने फैसले पर वो पूरी दिलजमी से कायम थी और घर की जिम्मेदारियां समझने में सरगर्दा थी। जब ही 2 दिन के बाद खाने के मेज़ पर मौजूद मुईस और हमज़ा ने उसको देखते हुए उठना चाहा, लेकिन उसने उनका हाथ थामकर रोक लिया था। मेरे से नाराज़गी है तो बेशक इसको कायम रखो, पर प्लीज़ खाना खाकर जाओ। अदा, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप खाना खाएं। और आज तो भाभी ने सब कुछ चीज़ें आपकी पसंद की ही बनाई हैं, और सच्ची बहुत ही मज़े का खाना बनाया है। नरमीन को अरीब अपनी भाभी के रूप में बहुत ही अच्छी लगती थी, इसीलिए वो उसकी हर जगह तरफदारी करती नज़र आती थी। इसके कहने पर इतना हुआ था कि वो दोनों फिर से बैठकर खाना खाने लग गए थे। खाना वाकई ही बहुत लाजवाब था। वो हुनूर संजीदगी से खाना खा रहे थे। नरमीन, तुम जाकर ये चाय इनको दे आओ, जब तक मैं ये किचन समेट लूँ। उसने खाने के बाद चाय हमज़ा और मोइस को देकर एक कप नरमीन को दिया। याजान को देने के लिए वो खुद किचन में चली गई थी। अदा, ये चाय ले लें, फिर कोई काम करना पहले जाए, नरमीन ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा था। हाँ, यहाँ टेबल पर रखो, उसने मसरूफ़ अंदाज में ही कहा था। वो चाय रखकर अरीब के पास किचन में चली आई, जो खाने के बर्तन धो रही थी। भाभी, ये काम आप क्यों कर रही हैं? ये काम तो मुलाजमों के करने के हैं, उन्हें ही करने। अरे कुछ नहीं होता, ये थोड़े से ही तो बर्तन हैं, और रज़े की तबीयत अभी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे आराम करने के लिए सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया है। बुआ सो गई हैं? उसने बर्तन सूखे कपड़े से साफ़ करते हुए पूछा था। हाँ, बुआ तो सो गई हैं। बुआ को शुरू से ही जल्दी सोने की आदत है, वो 9 बजे ही सो जाती हैं। अब मैं भी जाती हूँ सोने, फिर सुबह आँख नहीं खुलती है, कॉलेज से देर हो जाती है। गुड नाइट भाभी। उसके जाने के बाद वो लाइट और किचन का दरवाज़ा बंद करते हुए कमरे में चली आई थी। वो हस्बे मामूल यूं ही लैपटॉप पर मसरूफ़ था। वो बेड पर बैठकर यूं ही उसे देखे गई थी। अब वो लैपटॉप के बजाय पेन हाथ में थामे सामने रखे हुए कागज़ पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था। सलोनी रंगत पर सियाह घनी मूछें खासी पुरकशिश लग रही थीं। साहिर आंखें झुकी हुई थीं। बालों का खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बेतरतीब सा माथे पर झुक आया था। खड़ी सी नाक उसे मगरूर जाहिर कर रही थी और रोशन पेशानी जहानत को उजागर कर रही थी। दर हकीकत वो नज़रअंदाज कर देने के काबिल ना था, बल्कि उसके एक एक अंदाज कई दिलों पर भारी पड़ता था। या अल्लाह, इनके सेक्रेटरी का क्या हाल होता होगा।
अरीब के दिल में एक ख्याल आया था, फिर अपने ख्याल पर खुद ही हंस पड़ी। झुकी हुई सहर आंखें हैरानगी से ऊपर उठी थीं, नजरें चार हुई थीं। फिर उसने घबराकर दूसरी तरफ करवट बदल ली थी और सोने की कोशिश की। दूसरी तरफ वो भी सर झटक कर दोबारा लिखने में मसरूफ़ हो गया था। अरे कब से फ़ोन बज रहा है, कोई उठा ही नहीं रहा। हेलो, कौन है? वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। आप इनसे सेल पर ट्राई कर लें, बिज़ी आ रहा है। तो आप ऐसा करें कि आपको जो भी काम है मुझे बता दें, मैं उन्हें बता दूंगी। मैं उनके मैसेज बात कर रही हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? दूसरी तरफ से जो खबर मिली थी वो उसके हवास पर बिजली बनकर गिरी थी। रिसीवर बामुश्किल रखा और फिर बुआ की तरफ मुतवज्जह हुई थी, जो शायद फ़ोन के बैल पर ही इधर आई थी। बुआ, बुआ, वो मायज़ा का मिसकैरेज हो गया है। अस्पताल से फ़ोन था, याजान का नंबर बिज़ी आ रहा है। वो कह रहे थे कि उन्हें बता दें, डॉक्टर ने कहा है। बुआ का हाथ दिल पर जा पड़ा था। वो ठीक तो है? बुआ ने फिक्रमंदी से पूछा था। पता नहीं, इस बारे में कुछ नहीं बताया। आप याजान को फ़ोन करके बता दें। वो बहुत ही उदास होकर बैठी थी। तुम ही कर लो, मैं जब तक अस्पताल जाने की तैयारी करती हूँ। यखनी तुमने बना दी थी ना? बुआ ने जाते जाते पलटकर पूछा था। जी बना दी थी और फ्लास्क में डाल कर रख दी थी। वो नंबर डायल करते हुए बोली थी। दूसरी तरफ पहली बैल में ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। हेलो, मैं अरीब बात कर रही हूँ। कहिए, क्या कहना है? दूसरी तरफ बरहम लहजे में पूछा गया था। वो आपका सेल नंबर बिजी था, इसीलिए घर पर अस्पताल से कॉल आई थी। अस्पताल बुलवाया है आपको, फ़ौरन ही वहाँ पहुँचे। बुआ अभी अभी निकलने वाली हैं। कोई मसला तो नहीं है? वो ठीक तो है ना? याजान के लहजे में फिक्रमंदी झलक रही थी। पता नहीं, बस यही कहा गया है कि आप फ़ौरन वहाँ पहुँच जाएँ। ठीक है, तुम बुआ से कहो कि हमज़ा के साथ वहाँ आएँ। मैं भी बस वहाँ पहुँचता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। उसने भी ठंडी सांस भर कर रिसीवर रख दिया था। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक था। मायज़ा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी, लेकिन हाल बिल्कुल वैसा ही था, गुमसुम, अपने आप में मगन। किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अरीब का चेहरा काफ़ी देर तक देखती रहती थी, पर बात नहीं करती थी उससे। ऐसी हालत देखकर तीनों भाइयों का दिल ही दिल कुड़ते रहते थे। अरीब ही मायज़ा का देखभाल कर रही थी, उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी। दो नर्सों का भी बंदोबस्त किया गया था, जो रात को उसकी देखभाल करती थी। वैसे तो बुआ अभी रात को उसके पास ही होती थी। ज़िंदगी का नाम है गुजरना, और वो गुजर रही थी। चाहे वो जैसे भी। अरीब मायज़ा को देखकर अक्सर सोचती थी कि कितनी खूबसूरत है। आपने ऐसा क्यों किया भाई? कितनी अच्छी लगती है आपके साथ चलते हुए। अब तुम कैसे गुमसुम होकर रह गई है। काश मैं इनकी खुशी को इनको लौटा सकती। अल्लाह, तू तो बड़ा गफूर रहीम है, इनको उनकी खुशियाँ लौटा दे। वो दिल ही दिल में दुआ गो थी। मौसम काफ़ी सर्द था, हल्की हल्की ठंडी हवाएं माहौल को खनकी बख्श रही थी, चारों तरफ फैली हुई थी। शाम ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सुरमई आंचल ओढ़ना शुरू कर दिया था और कब से टेरिस की ग्रिल पर टेक लगाए खड़ी थी, लेकिन सारा ध्यान इस शख्स की जानिब ही था, जो अनजाने में ही उसका सोचों का महवर बन गया था, लेकिन उसकी नज़रों में उसकी हैसियत ना होने के बराबर ही थी। अरे बेटा, सर्दी बढ़ रही है, अंदर कमरे में आ जाओ। वो अब भी सामने नज़र टिकाए खड़ी थी, जब पीछे से बुआ ने उसे आवाज़ देकर बुलाया था। आ रही हूँ बुआ। जानती थी मैं तुम इधर ही होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कड़क चाय लेकर आई हूँ। ओह शुक्रिया बुआ। वो उनके हाथ से चाय पकड़कर तशक्कुर से बोली थी तो वो भी मुस्कुरा दी थी और फिर उसका सर थपथपाकर नीचे चली आई थी। वो चाय के छोटे छोटे घूंट लेती, फिर उसे सामने देखने लगी थी। उसे खड़े वहाँ 3 मिनट ही हुए थे कि याजान की गाड़ी गेट से अंदर आती हुई नजर आई। वो चाय ख़त्म करके नीचे चली आई। उसके कमरे में पहुँचने तक वो अपने कमरे में जा चुका था, तो वो किचन में चली आई। उसे चाय का पानी रखा। जब तक चाय बनी, हमज़ा और मुइज़ भी आ चुके थे। पहले उन दोनों को चाय दी, फिर उसका कप लेकर कमरे में आई थी, तो शायद वो भी नहान कर निकला था, क्योंकि बाल अब तक गीले थे। ये आपकी चाय, वो झिझकते हुए बोली थी। वहाँ टेबल पर रख दो। क्या मेरे सर पर उंडेलनी है? अजीब काटदार लहजा था उसका। वो बिलबिलाकर रह गई थी। कमरे में जा बजा चीज़ें बिखरी पड़ी थी। टाई पैंट टेबल पर पड़े थे और शूज़ वार्डरोब के पास था और दूसरा ड्रेसिंग टेबल के पास था। बेल्ट और कोट सोफ़े पर थे। आज शायद मूड ठीक नहीं है। अल्लाह जाने कभी ज़िंदगी में मुस्कुराए भी होंगे या नहीं। पूरे 2 माह हो गए होंगे मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन एक हल्की सी भी मुस्कुराहट नहीं देखी है इनके चेहरे पर। आप कमरे में किस कदर गंद करते हैं। वो उसके शूज़ रैक पर रखते हुए बोली थी। इसे तुम्हें क्या, ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ जो भी चाहूँ करूँ। तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? इंतहाई तर्श लहजे में उसकी बात काट कर बोला था, तो उसकी आंखें पानियों से भर गई थी। वो तो कुछ देर के लिए खामोश हुआ। प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। ना जाने कुछ दिनों से वो उसके हवासों पर छाने लगी थी। उसकी आंखों में आई नमी उसे बेचैन करती, ना जाने क्यों।
कुछ देर बाद निहायत ही झंझलाते हुए आवाज़ उसके समातों से टकराई थी तो वह जल्दी से पलकें झपकती उसकी तरफ देखे बगैर दौड़ने के अंदाज में चल पड़ी थी। पीछे उसने गहरी सांस ली थी, जिसकी आवाज़ पर दरवाजे से पार होते उसके कदम एक पल के लिए रुक गए थे। गैर इरादती तौर पर उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा था। वो न जाने क्यों हारे हुए जुआरी की तरह आंखें मूंदे, लब भींचे बालों में उंगलियां चला रहा था। वो रुख मोड़कर चल पड़ी, लेकिन आंसू बहुत तेज़ी से आंखों से बह रहे थे। अरे भाभी, आप कहाँ हैं? नरमीन की आवाज़ पर उसने जल्दी से अपने बहते हुए आंसू साफ किए थे और ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली थी। क्या बात है, क्यों मुझे ढूंढती फिर रही हो? क्या कोई काम था? उसने अपने लहजे को बशाश बना लिया था। हाँ, वो मुझे आपसे एक रेसिपी पूछनी थी। चलो किचन में चलते हैं, वहाँ पर ही बताती हूँ। और डिनर की तैयारी भी तो करनी है ना। जब तक खाना तैयार हुआ था तब तक वो फ़ोन पर ही अपनी दोस्त को रेसिपीज़ बताने चली गई थी। खैर, तुम जाओ, सबको बुलाकर लाओ और रज़िया, तुम खाने के बर्तन टेबल पर लगाओ। जब तक खाना टेबल पर लगा तब तक सब अपनी अपनी सीट संभाल चुके थे। तुम्हारे भाई नहीं आए नरमीन? भाभी अदा किसी काम से बाहर गए हैं, कह रहे थे कि रात देर से आऊँगा और डिनर पर मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नरमीन ने कबाब अपनी प्लेट में रखते हुए जवाब दिया था। ये तो वो जानती थी कि वो उसके साय से भी दूर भागता है, लेकिन खाना तो सबके साथ खाना चाहिए था ना। उसकी रंगत मुतग़य्यर हो गई थी। अपने तासुरात अल-मखदूद छुपाते हुए वो फिर से गोया हुई थी। हमज़ा, ये डिश तुम लो ना, ये मैंने ख़ास तुम्हारे लिए ही बनाई है। प्लीज़ मिसेज़ याज़ान, आप अपने काम से काम रखा करें। हमारी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और हमें जो कुछ भी लेना होगा हम खुद ही ले लेंगे। ये हमारा अपना घर है। वो कतायत से बोला था और एकदम ही आंखों में आई नमी छुपाते हुए ड्राइंग रूम में बाहर चली गई थी। हमज़ा और मुइज़ एक दूसरे को देखते रह गए थे। नरमीन भी खाना अधूरा छोड़कर जा चुकी थी। मायज़ा तो ना होने के बराबर ही थी, लेकिन बुआ ने उनको अफसोस भरी नज़रों से देखा था। ये तुम लोग किस अंदाज में अपनी भाभी से बात करते हो? और जो कुछ भी हुआ है उसमें उसका क्या कसूर है? अपने रिश्ते के दरमियान में रख कर बात करना। उसे वही इज्जत दो जो एक घर के फ़र्द को दी जाती है। मुझे बार बार अपनी बात दोहरानी ना पड़े, बुआ ने गुस्से भरे लहजे में कहा तो वो दोनों शर्मिंदा होकर सर झुका गए थे। रात में वो घर ही ना लौटा तो किसी और ने तो नहीं महसूस किया, मगर वो उसकी बेइंतहाई को अब भाप गई थी। सारी रात उसने रोकर गुजारी थी, तभी तो सुबह उठने पर सोजी हुई आंखें पर मुर्दा सा चेहरा हो चुका था। सामने देखा तो वो उस वक्त ऑफिस जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया था। न जाने वो रात कब आया था और डोर धकेलता हुआ ब्रीफ केस पकड़कर बाहर निकलने लगा था तो वो उसके सामने जा खड़ी हुई थी। रात आप डिनर पर क्यों नहीं थे और रात घर भी नहीं आए, क्यों? एकदम ही उसका सवाल दागा तो वो नागवारी से उसे देखने लगा था। मैं कुछ बिजी था, फ़िलहाल। वो उसके सामने से हटना चाहता था। बिजी थे या आना नहीं चाहते थे? निहायत ही चुपते हुए लहजे में उसने पूछा था। तुम जो भी समझ लो और प्लीज़ मुझे जाने दो। वो कलाई मोड़ कर घड़ी देखने लगा था। आप इतने बेहिस क्यों हैं? शायद तुम्हें लगता हूँ। उसने कंधे उचकाकर ब्रीफकेस दूसरे हाथ में मुंतकिल किया और जेबें टटोलकर गाड़ी की चाबी होने की मौजूदगी का महसूस किया था। फिर उसके सामने आने से उसको रोकना पड़ा था। उसने अजीब सर्द निगाहों से उसे देखा था। याज़ान, मैंने आपके लिए माइंडेड, मैं लोगों को उनकी हद में रखने का कायल हूँ। क्या मैं भी आपके लिए लोग हूँ? वो टूटे हुए लहजे में बोली थी। कुछ मुख्तलिफ भी नहीं हो। उसने सर झटक दिया था। वेल, मुझे इजाज़त दें, वो बेमुरव्वती से कहते हुए गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। कितने बेहीस और बेमुरव्वत शख्स हो याज़ान हसन, उसने बहुत दुख से सोचा था। सजावल ने अपने आप को बिजनेस में इस कदर मसरूफ़ कर लिया था कि उसको ना तो सुबह का होश था और ना ही शाम का। और उस रात दिन की मसरूफियत में उसने एक फ़ैसला कर लिया था कि इस पर अमलपीर होने के लिए याज़ान के ऑफिस जा पहुंचा था। याज़ान के सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर उसके आने की इत्तला दी थी। दूसरी तरफ से याज़ान ने नहायत ही नागवारी से रिसीवर को देखा था। अरे, आप इनको अंदर भेज दें। सर, आप अंदर जा सकते हैं, सेक्रेटरी ने इंटरकॉम रखने के बाद कहा तो वो उसके केबिन की तरफ बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम, सजावल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा था। वालेकुम अस्सलाम। इतने अच्छे तो हमारे मरासम नहीं हैं कि हम एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करें। खैर कहो, क्यों आए हो? क्या अपनी बहन का पता यानी खैरियत पूछने आए हो? उसने इस्तदाइया हंसी के साथ पूछा था। नहीं, मैं अपनी बहन की बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुमसे तुम्हारी बहन को मांगने आया हूँ। सजावल ने निहायत ही इत्मीनान से धमाका किया था। व्हाट? याज़ान एकदम ही अपनी सीट से उठ गया था। देखो, मेरी बात तहम्मुल से सुनो। मैं वाकई खुलूसे दिल से तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। ये मैं अरीब की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं कि मैं वाकई गलत था।
आज मुझे ये एतराफ़ करने में कोई कबाहत नहीं कि मैं माइज़ा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्लीज़ इनकार करने से पहले माइज़ा से ज़रूर पूछ लेना। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस बारे में सोचना ज़रूर। इस फैसले में हम दोनों के लिए बेहतरी है। अब मैं चलता हूँ। याज़ान पुरसोच अंदाज में दरवाजे की तरफ देख रहा था जहाँ से सजावल अभी गुजर कर गया था। वो इसीलिए सोचों की नई दीवार खोल कर गया था। जब सीने के अंदर सांस के दरिया डोलते हैं, जब मौसम सर्द हवाएं चुप सी घोलते हैं, जब आंसू पलके रोलते हैं, जब सब आवाज़ें अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हैं, दुख बोलते हैं। सजावल, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तुमसे कितना प्यार करती थी और तुमने इस प्यार की लाज तक नहीं रखी। क्यों किया तुमने ऐसा? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चा खो दिया है। तुम मेरे बच्चे के कातिल हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने अपने ही बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। तुम वो नहीं हो जिसे मैंने कभी चाहा था। तुम तो कोई एक आम मर्द हो। मेरा सजावल ऐसा नहीं होता। अगर होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते। आई हेट यू। रात की तारीकी में अपने आप से हम कलाम थी। माइज़ा और बेख्तियार ही रोए जा रही थी। मैं अदा याज़ान का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए चुपचाप रहती हूँ और हमारी वजह से तुम्हारी बहन सज़ा पा रही है। वो तो बिल्कुल बेकसूर है, पर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ और अगर कुछ कहूँगी तो अदा पता नहीं क्या करेंगे। अदा उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो इस काबिल नहीं है कि उसके नज़रअंदाज किया जाए। सजावल, तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक बात इसमें है कि वो तुम्हारी तरह बेहिस, बेदर्द, बेवफा नहीं है। वो इतनी अच्छी है कि मैं शर्मिंदा हूँ उससे कि मेरी वजह से उसे किस किस कराह से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि एक न एक दिन अदा उसकी मोहब्बत के आगे घुटने टेक ही देंगे। वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो बहुत अच्छी है। तुमने मेरे साथ अच्छा इतना कितना बुरा किया, फिर भी तुम्हारी ज़िंदगी है, फिर भी तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल है। तुम इतने बुरे हो फिर भी इस दिल में क्यों रहते हो? मैं तुम्हें सोचना नहीं चाहती हूँ। तुम मेरे जज्बों के कातिल हो। वो अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। कमरे के बाहर से गुजरते याज़ान के कदम एक पल के लिए रुके थे, फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में आकर भी उसके जहन में माइज़ा की सिस्सियों की आवाज़ें गूंज रही थीं, जो दिलो दिमाग पर कोड़े चला रही थीं। तो माइज़ा, अब भी मैं क्या करूं? वो मस्तरब होकर इधर उधर टहल रहा था, फिर नज़रें सोई हुई अरीब पर जा ठहरी थी। उसे देखते ही अजीब सा एहसास जाग उठते थे। दिल उसके तरफ खिंचता था। काफ़ी देर तक वो उसे बगौर देखता रहा था, फिर धीरे से उसके करीब बेड पर बैठ गया था। उसकी नज़रों की तपिश थी या कुछ और, बहरहाल उसकी आँख खुल गई थी। फिर उसे अपने बहुत ही करीब याज़ान को देखा तो हैरान रह गई थी, क्योंकि आज से पहले ना तो वो उसके करीब आया था और वो उसको छूना भी गुनाह समझता था। आपको कुछ चाहिए? वो हरासा होकर पूछ रही थी। क्यों? कुछ चाहिए हो तभी तुम्हारे करीब बैठ सकता हूँ। मैं तुम्हारे करीब नहीं बैठ सकता, अजीब गंभीर लहजे में कहा था। नहीं, वो एकदम ही पीछे की तरफ हटी। दिल यखरत रुक गया था, तो आज उसकी तेवरियाँ ही बदली हुई थी। रुको। हेलो, मैं याज़ान बात कर रहा हूँ। तुम अपनी वालिदा के साथ आकर किसी भी दिन शादी की तारीख ले जाओ। आज तो उसकी तेवरियाँ ही बदली हुई थी। वो जितना उससे पीछे हटी थी, उसने उसको अपने उतने ही करीब किया था। इतना करीब के सांसें उसके सांसों को महसूस कर रही थी। तुम्हारे भाई की वजह से आज मेरी बहन रो रही है, तो मैं उसकी बहन को इतने सुकून से कैसे रहने दे सकता हूँ? तुम्हें तो आज तक गौर से देखा तक नहीं था। लहजे में खुशकी और रवानियत बसी थी। वो खौफजदा होकर उसे देख रही थी, फिर अपनी आंखों में आई नमी और रुंधे हुए लहजे में बोली थी, आप इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? आप में और भाई में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों तरफ से ही हम लड़कियां ही हारी हुई हैं। जीते तो आप दोनों हैं, हम तो सिर्फ खिलौना है जिसे आप लोगों को खेलने के लिए दे दिया गया है। उसके तज़हाक भरे अल्फाज पर वो तिलमिला गया था और उसको बेख्तियार ही अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम मेरी बीवी हो, बीवी बनकर रहो, बल्कि तुम यहाँ पर अजाले के तौर पर आई हो। अपनी औकात में रहना सीखो और आइंदा के बाद अपनी ज़बान बंद ही रखना। मैं तुम्हारे भाई को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो बेड के दूसरी तरफ लेटकर सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन बेड के इस कोने में लेटी अरीब की सिसकियाँ उसको बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही थी। अब मुझे सोने भी दोगी या नहीं? बंद करो अपनी बिन बिन। याज़ान की करवट लेने बगैर ही खुदरे लहजे में कहा, लेकिन उसके कहने से उसकी सिसकियाँ और ज़्यादा हो गई थी। अब अगर मुझे तुम्हारे रोने की आवाज़ आई तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। उसके सिमत करवट करते हुए बोलाते हुए अंदाज में बोला था। ये भी कर गुजरे, आपका क्या जाएगा? वो हुनूस रोते हुए गुस्से में बोली थी। याज़ान ने उसे एकदम ही अपनी तरफ खींचा तो वो बेख्तियार ही सहम कर रह गई थी। अब नहीं रोगी, छोड़ें प्लीज़ मुझे। उसके सीने पर चेहरा छुपाए
अरीब का पूरा वजूद लरज़ रहा था। वो दबे दबे गुस्से में चिल्लाई थी तो याजान ने उसको छोड़ दिया था और फिर करवट के बल सोने की कोशिश करने लगा था। इस खामोशी से छोड़ने पर अरीब को हैरानी हुई थी। फिर सुकून का सांस लेकर खुद भी सोने लगी थी। वो नफ़रतों के सवाल करे, मोहब्बतों के जवाब मांगे कि मेरे हिस्से में कांटे लिखकर वो मुझसे ताज़ा गुलाब मांगे। ये चाहतों की कड़ी मुसाफत चले हैं तन्हा शिकस्त खुर्दा। कोई तो मेरा दर्द जाने, कोई तो इसका हिसाब मांगे। हेलो, मैं याजान बात कर रहा हूँ। तुम अपनी वालिदा के साथ आकर किसी भी दिन शादी की तारीख ले जाओ। मैं तैयार हूँ माइज़ा की तुम्हारे साथ शादी करवाने के लिए। दूसरी तरफ से सजावल ने क्या कहा उसने सुना ही नहीं। बस अपनी बात कहकर रिसीवर रख दिया था। इसके लिए चाय लाती अरीब के हाथ कप छूटकर ज़मीन बोस हो गया था। कप के गिरने की आवाज़ पर वो पलटा था, फिर उसकी तरफ खड़ा देखकर दोबारा दूसरी तरफ मतवज्जा हो गया था। आप किससे माइज़ा की शादी करवा रहे हैं? आप जानते हैं कि वो अभी ठीक नहीं है और मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो उसकी बात काट कर बोला था। हाँ सुनो, उसको चुपचाप पलटते देखकर पुकारा था। माइज़ा को बता देना कि उसकी शादी तय कर दी गई है, वहीं जहाँ उसकी खुशी है। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, माइज़ा की शादी सजावल से हो ज़रूर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी गलती माफ़ कर दूँगा और ना ही मैं माइज़ा को माफ़ किया है। तुम सजावल से मिलोगी सिर्फ मेरी बीवी बनकर और माइज़ा की भाभी बनकर, ना उसकी बहन बनकर। अगर ऐसा हुआ तो टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई थी, जिसकी वजह से अज़ान की बात अधूरी रह गई थी और वो भी जैसे होश में वापस आई थी। अदा, गुड मॉर्निंग। मैं ये आपको फ़ाइल देने आया था, ये ऑफ़िस जाते हुए लेते जाइएगा। नोफिल ने फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। इसके भाइयों का नाम तो हमज़ा और मुईज़ है। क्यों, तुम ऑफ़िस नहीं जा रहे? याजान ने फ़ाइल उसके हाथ से लेते हुए पूछा था। नहीं, आज साइट पर कुछ काम है, मेरा वहाँ जाना होगा, इसीलिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नोफिल, नाश्ता करके जाना, सब कुछ तैयार है, अरीब ने बाहर जाते नोफिल से कहा था। अच्छा, वो मुख्तसर सा जवाब देकर चला गया था। आप भी नाश्ते के लिए आ जाएं। वो कमरे से बाहर निकलते ही लगी थी कि याजान की आवाज़ पर रुकना पड़ा था। मैंने जो तुमसे कहा है वो जाकर सबको बता दो, और हाँ, बुआ के साथ जाकर माइज़ा की शादी की शॉपिंग कर लेना। जी, सर झुकाकर जो आप कहें, वो कहते हुए चली गई थी। नाश्ते की टेबल पर सभी थे। माइज़ा, तुम्हें एक बात बतानी है, बल्कि आप सबको भी। याजान ने माइज़ा की शादी तय कर दी है, और जिससे माइज़ा की शादी होना तय पाई है वो कोई और नहीं, सजावल भाई है। उसकी बात पर नाश्ता करते सब अफराद के हाथ रुक गए थे। इस शख्स से जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, उसी से अदा ने उसकी शादी करवा रहे हैं। नोफिल ने निहायत ही गुस्से में कहा था। क्या बात है हमज़ा, इतने गुस्से में क्यों हो? याजान ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा था। अदा, ये जो भाभी कह रही हैं, ये क्या सच है? माइज़ा की शादी आप सजावल से कर रहे हैं? हमज़ा ने वापस बैठते हुए पूछा था। हाँ, मैं उसकी शादी सजावल से करवा रहा हूँ, और तुम दोनों रात को मेरे कमरे में मिलो। सारी तफसील मैं तुमसे रात को बताऊंगा। अब जल्दी से नाश्ता करो और ऑफिस के लिए निकलो। याजान ने टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए कहा और अरीब को चाय बनाने को कहा था। अरीब, जो हमज़ा की भाभी के कहने पर हरासा सी खड़ी थी, उसके इशारे पर फ़ौरन ही चाय बनाने लगी थी। फिर उन सब के ऑफिस जाने की बात बुआ ने उससे पूछा था। क्या तुम्हें कुछ और भी बताया है याजान ने? नहीं बुआ, उन्होंने मुझे मज़ीद कुछ नहीं बताया है। ये तो मैंने इत्तेफाकन तौर पर सुन लिया था, वरना उनका कोई इरादा नहीं था मुझे बताने का। शायद आपको बताते, मैं जाकर माइज़ा को बताती हूँ। हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। वो उसके कमरे में आई तो वो चुपचाप सी बैठी थी। माइज़ा बेटा, मेरी बात सुनो। अभी तुम्हारी भाभी ने जो तुमसे कहा है कि तुम्हारी शादी सजावल से हो रही है। बुआ, मैं उस शख्स से कभी शादी नहीं करूँगी। आप अदा को मना कर दें। मैं उस शख्स के साथ नहीं रह सकती। तुम रह सकती हो या नहीं, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से ही हो रही है। इतवार के दिन सजावल के घर वाले आ रहे हैं। अब मज़ीद तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। अब और कितना बेइज्जत कराना है तुमने? अब और बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आओ। याजान ने पहले माइज़ा को सुनाया, फिर दम बहुत खड़ी अरीब से कहा था। नोफिल ने फ़ौरन जो फाइल उसे दी थी वो यहीं पर भूल गया था। उसको लेने ही आया था कि माइज़ा की आवाज़ सुनकर उसके कमरे की जानिब बढ़ आया और फिर उसको अपना फ़ैसला सुनाकर अरीब को साथ लिए कमरे में चला आया था। वो वाली फ़ाइल ला कर दो जो मैंने कल रात रखने को कहा था। ये ले फ़ाइल। अरीब ने जल्दी जल्दी से फ़ाइल निकाल कर दी थी। कुछ और चाहिए तो बता दे, उसने डरते डरते पूछा था। तो वो उसके घूरते हुए फ़ाइल लेकर चला गया था। उसके जाते ही अरीब ने कदरे सुकून का सांस लिया था।
माइज़ा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब भी आप खाने से इनकार कर रही हैं। प्लीज़ थोड़ा सा तो खा लें। अरीब ने खाने की ट्रे उसके सामने रखते हुए कहा था। भाभी प्लीज़ ये खाना आप ले जाएं, मैं नहीं खाऊंगी। अदा क्यों मुझे उस बेवफा से ब्याहना चाहते हैं? प्लीज़ आप अदा से कहें, मैं उनसे तो क्या किसी से भी शादी करना नहीं चाहती। माइज़ा रोते रोते कह रही थी। देखिए माइज़ा, रोने से मसला हल नहीं हुआ करते हैं। अगर हो जाते तो मैं भी रो धोकर तमाम मसले हल कर लेती। और जहाँ तक आपके भाई का फ़ैसला है, इसमें तो क्या ही कोई नहीं बदल सकता है। मैं ये तो नहीं कहती कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, मुझे पता है उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन फिर भी आप सजावल भाई से ही शादी करें, क्योंकि दूसरा कोई अपनाएगा तो एक न एक दिन ताना ज़रूर देगा। मगर वो आपको जानते हैं, वो आपको ताना नहीं देंगे। क्यों नहीं दे सकता? उसने मुझसे कहा था कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये मेरा बच्चा है, किसी और का नहीं। आपको क्या पता उसने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। माइज़ा की बात काट कर बोली तो अरीब एकदम ही खामोश हो गई थी। लेकिन मैं अब भी इस शख्स का दिल से नहीं निकाल पा रही हूँ। भाभी, मैं कैसे उस शख्स के साथ शादी कर लूँ जिसने मेरी इज्जत मेरे भाइयों के सामने तो कौड़ी की कर दी है। मैं तो अदा, याज़ान, नौफिल और हमज़ा से नज़रें तक नहीं मिला पाती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके सामने आने से पहले ही मर जाऊँ। मेरी वजह से आप आज मेरे भाभी के रूप में हैं और मेरे सामने हैं। भाभी, मैंने तो आपके साथ भी बहुत बुरा किया है, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। आप तो अपने भाई और अम्मा से भी नहीं मिल सकती, सिर्फ मेरी वजह से, मुझे माफ़ कर दें। उसने अरीब के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा था। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे यकीन है एक न एक दिन तुम्हारे भाई सब कुछ भूल जाएंगे और सजावल भाई को माफ़ कर देंगे। तुम दुआ करो मैं अपने भाइयों और माँ से मिल सकूं। अभी तो मैं अपनों के नाम भी नहीं ले सकती हूँ। अरीब ने अपनी आंखों से आई नमी को साफ करते हुए कहा था। तुम खाना खा लो और जो तुम्हारे अदा कहे हैं वो मान लो। वो कभी गलत फैसला नहीं करेंगे, इस फैसले के पीछे भी उनकी सोच ज़रूर होगी। अरे वाह भाभी, आप तो अदा को बहुत अच्छी तरह समझ गई हैं। क्या आपको उनसे मोहब्बत हो गई है? नरमीन, जो काफ़ी देर से खामोश बैठी थी, अब शरारत से पूछ रही थी। अरीब एकदम ही झेप गई और उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई थी। बदतमीज़, चुप हो जाओ। माइज़ा, तुम खाना खाओ और मैं ज़रा हमज़ा और नौफिल को देख लूँ, दूध देकर आती हूँ। दूध के गिलास लेकर अपने कमरे की जानिब चली आई, क्योंकि याज़ान के साथ ही दाखिल होने पर वो लोग खामोश हो गए थे। उसने जल्दी से दूध का गिलास नीचे टेबल पर रख दिया था और बाहर आ गई थी और बाहर लॉन में चली आई। पोर्टिको की लाइट्स ऑन थीं। वसी लॉन में सन्नाटा तारी था। ना जाने सजावल भाई ने अम्मा को कैसे राज़ी किया होगा। वो सर्दी से बेनियाज होकर लॉन की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। अपने गिर्द की भी परवाह नहीं थी। शॉल उसके कदमों में गिर गई थी। यहाँ क्या कर रही हो? मरने का इरादा है? इतनी सर्दी में बाहर बैठी हो? चलो कमरे में, अभी तुम्हें ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, याज़ान ने संजीदगी से कहा था। अरीब उसके अचानक आ जाने से डर गई थी और दिल ही दहक दहक रहा था। आप बातें कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं कुछ देर बाहर बैठ जाती हूँ। अरीब नज़र झुकाकर धीमे लहजे में बोली थी। ठीक है, तुम जाओ। अरीब को उनके अंदाज से गुमसुम लगा था, जैसे वो अंदरूनी खलफशार का शिकार हो, लेकिन फिर भी कुछ कहे बगैर ही घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब आ गई। आज तो इतवार का दिन था। अरीब के कदम और नज़रें बार बार दरवाजे की जानिब बढ़ती और फिर पलट जाती थी। नौफिल और हमज़ा लाउंज में बैठे कब से उसकी बेकरारी को नोट कर रहे थे। क्या बात है भाभी, आपको किसी का इंतज़ार है क्या? नौफिल ने संजीदगी से पूछा था। नहीं तो तुम्हें क्यों लगा कि मुझे किसी का इंतज़ार है? वो बुरी तरह हकलाकर बोली थी। शाम 4 बजे तक आपके घर वाले आएंगे, आप जब तक यहाँ आकर बैठे। हमज़ा ने उससे हाथ थाम कर सोफे पर बिठाया और ख़ुद 2 जानों होकर उसके सामने बैठ गया था। भाभी, हम आपका दुख समझते हैं, पर अपनी बहन का दुख सोचकर गुस्सा आ जाता है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमने आपसे बहुत बदतमीज़ी की है। आप हमारे इस भाई की बीवी हैं, जो हमारे लिए बड़ा भाई, बाप, माँ सब कुछ है, इसीलिए आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अब आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी भाइयों की कमी पूरी कर सकें। हमज़ा ने उसके आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए कहा था। नौफिल ने भी उसके सर पर हाथ रखा था। अरीब खुशी से मुस्कुरा दी। तुम्हारे भैया आ रहे हैं, प्लीज़ उनके सामने कुछ मत कहना। अरीब ने एकदम ही अपने बहते आंसू साफ किए थे। अरे अहमद, तुम? हमज़ा ने सजावल लोगों के साथ अहमद को देखकर हैरानी से कहा था। हमज़ा, तुम यहाँ? वो भी उससे कम हैरान ना था। तुम सजावल मलिक के भाई हो? हमज़ा ने पूछा था। और तुम मेरी बहन के देवर। ओह माय गॉड। दोनों कॉलेज के ज़माने से दोस्त थे, लेकिन आज तक ये एक दूसरे के घर नहीं गए थे। प्लीज़ आप लोग बैठें। वो दोनों ही भी मुस्कुराते हुए बैठ गए थे। अम्मा की नज़रें
बेचैनी से अरीब को तलाश कर रही थी। वो हाथ के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वो माइज़ा के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी, लेकिन फिर एक पल को रुके थे। माँ और भाइयों को देखकर दिल चाह रहा था कि सब भूल भाल कर उनके गले लग जाए, लेकिन याज़ान का खौफ भी साथ साथ था। सिर्फ सलाम करके वो याज़ान के बराबर में बैठ गई थी। मुलाजिमा कोल्ड ड्रिंक सर्व कर के जा चुकी थी। देखो बेटा, हम तुमसे तुम्हारी बहन का रिश्ता मांगने आए हैं और इसी हफ्ते के अंदर शादी भी करना चाहते हैं। माँ ने याज़ान के साथ अपनी बात रखी थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप जब चाहें बारात लेकर आ सकते हैं। हमारी तरफ से सब तैयारियाँ मुकम्मल हैं। अरीब बेटा, मुलाजिमा से कहो कि मिठाई लेकर सबका मुँह मीठा करवाना है। जी अच्छा, अरीब उठते हुए बोली थी। भाभी रहने दे, मैं जाकर कहता हूँ, आप बैठिए। हमज़ा ने उसको बैठाया और खुद ड्राइंग रूम से बाहर चला गया था। सजावल मलिक, एक बात तुम पर वाज़ा कर दूँ कि शादी से मुझे पर कोई कसर नहीं पड़ने वाला है, ना ही मेरी सोच का नज़रिया बदला है। मेरी मिसेज से आप लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही होगा। इस शादी के बाद भी मेरी बहन तुम जैसे इंसानों को पसंद ना करती तो मैं ये शादी कभी नहीं होने देता, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपनी बहन के आंसू की वजह से, जो उसकी आंखों से तुम्हारे लिए बहते हैं। बहरहाल आप लोग एक हफ्ते बाद बारात लेकर आना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप क्या कहती हैं बुआ? याज़ान ने संजीदगी से बुआ से पूछा था। हाँ ठीक है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, बुआ खुशी दिली से बोली थी। याज़ान के मोबाइल पर बीप हुई थी। वो एक्सक्यूज़ करता हुआ बाहर चला गया था। उसके जाते ही अरीब बेइख्तियार ही अपनी माँ की तरफ बढ़ी थी और उनके गले लग गई थी। उन्होंने भी उसे बेकरारी से अपने आगोश में ले लिया था, फिर उसके माथे पर प्यार किया। बुआ मुस्कुराते हुए नम आँखों से बोली थी। बहन, मैं कोशिश तो करती हूँ कि इसका आप जितना ख्याल रख सकूँ। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, आप यकीनन बहुत ख्याल रखती होंगी। अरीब भाइयों से मिल रही थी कि याज़ान दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो वो सटपटाकर मुइज़ से अलग हुई थी, लेकिन याज़ान की आंखों में जो इस वक्त कहर था वो सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ था कि चट मंगनी पट बिया वाला मामला हुआ था। माइज़ा की रुखसती करवाकर सजावल मलिक ले आया था। आज वो इस शख्स के ख्वाबगाह में मौजूद थी जिससे कभी उसने बेपनाह बेहिसाब प्यार किया था, लेकिन आज उससे इतनी ही नफरत करती थी। दरवाज़ा खोलकर सजावल अंदर दाखिल हुआ, फिर उसके करीब आकर बैठा था। माइज़ा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, सजावल ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा था। माइज़ा ने एकदम ही हाथ उसके हाथ से छुड़वा कर बोली थी। मुझे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शादी मैंने सिर्फ अपने भाइयों की इज़्ज़त के लिए की है। तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे बेइंतहा नफ़रत करती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अपने भाइयों के सामने सर नहीं उठा सकती। प्यार तो तुमने भी किया था, पहल तो तुमने ही की थी, तो फिर कसूरवार मुझे क्यों ठहराया गया? अब तुमने मुझसे क्यों शादी की है? मैं तो अब भी वही लड़की हूँ जिसे तुमने ठुकराया था और अपने बच्चे को भी अपनाने से इनकार कर दिया था और यहाँ तक कह दिया था कि वो बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। तो तुम मेरी नज़रों से उसी वक्त गिर गए थे। मुझे अपने आप पर इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैंने तुम जैसे शख्स से प्यार किया था, सिर्फ मेरी वजह से। अरीब भाभी सज़ा पा रही हैं। काश मैंने ये फाश गलती ना की होती तो मेरी नफ़रत के काबिल भी नहीं हुआ। तुम तो मेरी नफ़रत के काबिल भी नहीं हो, और प्लीज़ आइंदा मेरे से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ दुनिया दिखावा के लिए ही मियाँ बीवी हैं। वो निहायत ही नफ़रत और गुस्से में कहते हुए वॉशरूम में चली गई थी और सजावल शर्मिंदगी के मारे चुप होकर रह गया था। वो याज़ान के लिए चाय लेकर कमरे में आई तो वो बेड पर बहुत सारी फाइल्स फैलाए ना जाने क्या हिसाब किताब कर रहा था। उसको देखते ही माथे की तेवरियाँ बढ़ गई थी। ये चाय? डरते डरते चाय का कप उसे थमाया था। मेरी खिदमत करके मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो? उसने इस्तेज़ाज़िया अंदाज में कहा था। मैं आपकी बीवी हूँ, अगर कोई आम सी लड़की होती तो आप कह सकते थे कि मैं आपको इम्प्रेस कर रही हूँ। उसके अल्फाज उसको तपा गए थे, लेकिन मैंने इस रिश्ते को अभी तक कोई अहमियत नहीं दी है। वो उस पर नज़र जमाए बहुत ही सट लहजे में बोला था। अगर अहमियत नहीं देनी थी तो ये रिश्ता कायम ही क्यों किया? वो भी आखिर इंसान थी, कहाँ तक बर्दाश्त करती? बगैर किसी कसूर के उसे सज़ा का मुस्तहिक ठहरा दिया गया था। उसकी बर्दाश्त बिला आखिर जवाब दे गई थी। तुम चाहती क्या हो? वो फाइलों पर नज़र दौड़ाते हुए बोला था। हर बीवी अपने शौहर से हर वो चीज़ चाहती है जिसकी मैं मुस्तहिक हूँ। मैं किसी भी ऐसे रिश्ते को नहीं मानता। उसका लहजा बेलचक था। फिर मुझे किस जुर्म की पादाश्त में यहाँ सज़ावार ठहराया गया था? वो तड़प कर गोया हुई थी। गोया कि तुम चाहती हो कि मैं इस कागजी रिश्ते को ख़त्म कर दूँ। वो उसकी आंखों में आंखें डाल कर बोला तो वो दहल कर रह गई थी। तुम फिक्र मत करो, अगर ऐसा चाहती हो तो कोई मसला नहीं है। वो हुनूस उस पर नज़रें गाड़े हुए था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपको? वो सहमे हुए लहजे में बोली थी। कहा नहीं, लेकिन ख्वाहिश तो है ना। वो ना जाने क्यों क्या उगलवाना चाह रहा था। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहना होगा जैसे मैं चाहूँगा, और जहाँ तक तुम्हारे हुकूक की बात है तो ये फॉर्मेलिटी भी कभी पूरी कर ही दूँगा, लेकिन मैं आपके साथ ऐसे नहीं रहना चाहती। वो चीख कर बोली थी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें
तलाक 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 देता हूँ। नहीं याज़ान नहीं, याज़ान आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके आगे आपके पाँव पड़ती हूँ, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। वो नींद में सोते हुए चिल्लाई थी। याज़ान जो सोफे पर बैठा ऑफिस वर्क कर रहा था, उसके चीखने पर उसकी तरफ भागा था। क्या हुआ अरीब? उसके हाथ थामकर फिक्रमंदी से पूछा था। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। बुरा भाई ने किया था आपके साथ, मैंने नहीं। आप मुझे नहीं छोड़ सकते। वो मुकम्मल तौर पर होश में नहीं आई थी। क्या नहीं कर सकता हूँ? कुछ मुझे भी तो पता चले, आखिर मैंने कर क्या दिया है जो तुम यूँ चिल्ला रही हो? उसने झुंझलाते हुए पूछा था। आप मुझे नहीं छोड़ सकते याज़ान। वो रद्द बदल करके कम व बेश एक ही मुद्दा बयान कर रही थी। अब की बार याज़ान को शदीद ताव आया था तो उसके तकरीबन झंझोड़ डाला था। वो आंखें खोलकर याज़ान को काफ़ी देर तक देखती रही, फिर अपने माथे से बहते पसीने साफ़ किया। तो क्या वो सब ख्वाब था? यानी याज़ान ने मुझे ख्वाब में तलाक दी थी। ओ खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है ये ख्वाब था। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती थी। क्या हुआ? क्या किया है मैंने? कुछ बताना पसंद करेंगी आप? वो गंभीर आवाज़ में बोला था। वो मैंने ख्वाब में देखा कि आपने मुझे, फिर एकदम ही फुट फुट कर रो दी थी। याज़ान तो गोया पत्थर का हो गया था। वो इस लड़की को आज तक दुख और तकलीफ़ के कुछ नहीं दे पाया था। वो उससे इतनी शदीद मोहब्बत करती थी कि ख्वाब में भी उससे जुदा नहीं हो। कदरे हैरानगी से उसका यह अंदाज़ा देख तो अनजाने जज्बे से तपा चेहरा और लो देती आंखें उस पर जमी थीं। आखिर वो कब तक और कहाँ तक खुद को बचाता? उसको अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अरीब ने उसके गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन बेसूद, और वो बिन पिए ही बहकता चला गया था। सजावल मलिक जितना इसके करीब होने की कोशिश करता, वो उतना ही उससे दूर भागती थी। हाँ, बाकी घर वालों के साथ उसका रवैया बहुत अच्छा था। अम्मा का और मोइज़ और अहमद का वो बहुत ख्याल रखती थी। पत्थर थी तो सिर्फ उसके लिए। इन 3 महीनों में उसने किस किस तरह से माफ़ी ना मांगी थी, लेकिन इसका दिल मोम ना हुआ था। मायज़ा, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, प्लीज़ लगा दो, ऑफिस जाने में देर हो रही है। सजावल ने शर्ट पहनते हुए कहा था। मुझे उतार कर दे दो, मैं लगा देती हूँ। उसने वार्डरोब से स्विंग बॉक्स निकालते हुए कहा था। ऐसे ही लगा दो, मुझे वैसे ही देर हो रही है, उतारने और पहनने में टाइम वेस्ट होगा। वो परफ्यूम स्प्रे करते हुए बोला तो वो झुंझलाती हुई बटन लगाने लगी थी। बटन लगाते वक्त वो बगौर उसे तके गया, जो उसके करीब होकर भी बहुत दूर थी। वो उससे बहुत करीब थी। एहसासात बहुत अजीब से हो रहे थे। बेइख्तियार ही उसके गिर्द हिसार बांधा था। मायज़ा अचानक उसके गिरफ्त पर गड़बड़ा गई, झटके से उसकी गिरफ्त से आज़ाद हुई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम क्या समझते हो इस तरह मेरे दिल में जगह पालोगे? तो ये तुम्हारी भूल है। वो निहायत ही गुस्से में कहती हुई बाहर चली गई थी। सजावल बेबसी से सर दोनों हाथों में थाम कर बैठ गया। काश तो मुझे एक बार माफ़ कर दो, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं दोबारा तुम्हारे दिल में वो मुकाम हासिल करके ही रहूँगा। ये सजावल मलिक का अपने आप से अहद है। बुआ फ़ोन पर मायज़ा से गुफ्तगू कर रही थी, वो भी उनके करीब आकर बैठ गई। बुआ फ़ोन पर मायज़ा से गुफ्तगू कर रही थी, वो भी उनके करीब आकर बैठ गई थी। ये लो बेटा, अपनी भाभी से बात कर लो। बुआ ने रिसीवर उसकी जानिब बढ़ाया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मायज़ा ने खुश दिली से पूछा था। वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसी हो? और बाकी सब घर वाले कैसे हैं? सब ठीक हैं। ये अम्मा पास ही बैठी हैं, बात करें। उसने रिसीवर अम्मा को थमा दिया था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, आप कैसी हैं? अरीब ने खुश होते हुए पूछा था। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? याज़ान कैसा है? तुम खुश नहीं लग रही हो। तुम लोग खुश तो हो? मैं ठीक हूँ और याज़ान भी ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ अम्मा, आप मेरी फ़िक्र मत करें। मैं ठीक हूँ और याज़ान भी ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ अम्मा, आप मेरी फ़िक्र मत करें। अम्मा, याज़ान भी बहुत अच्छे हैं। वो बाहर ही से सख्त नज़र आते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। वो बाहर से ही सख्त नज़र आते हैं, लेकिन इनके बहुत अच्छे हैं। आप उनकी तरफ से दिल बुरा ना करें, सच्ची कह रही हूँ मैं। उसके इस तरह याज़ान की तरफदारी करने पर अम्मा बेख्तियार ही हंसी आ गई थी। अम्मा, ये बुआ आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। उसने रिसीवर बुआ को थमा दिया था, फिर उनके बराबर ही बैठ गई थी। बहन, आपके लिए खुशखबरी है, खैर से आप नानी बनने वाली हैं, बुआ ने हंसते हुए बताकर दूसरी माँ को खुशी से रो पड़ी थी। दूसरी तरफ उसकी माँ खुशी से रो पड़ी थी। आपको भी मुबारक हो। सच पूछें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है। अभी कल की ही तो बात है, वो खुद छोटी सी थी। अम्मा की खुशी की आवाज़ काँप रही थी। ये मायज़ा अरीब से बात करना चाह रही थी। मेरी भी बात करवाइए। मुबारक हो बेटा, और हाँ, अपना ख्याल रखना। अम्मा ने चंद और मज़ीद नसीहतें उससे की तो दूसरी तरफ मायज़ा की चहकती हुई आवाज़ आई थी। भाभी, इतनी अच्छी खबर अभी सुना रही हैं आप। मेरी तरफ से आपको और अदा को बहुत बहुत मुबारक हो। मायज़ा ने शरारती लहजे में कहा तो वो शर्मा कर रह गई थी। मैं कल परसों आऊँगी आपकी तरफ, अपना ख्याल रखना। अब फ़ोन रखती हूँ, खुदा हाफ़िज़। उसने भी रिसीवर रख दिया था। फिर दिल गिरफ्ती से सोचा कि बच्चे के बाप को उसके होने ना होने की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काश
मुझे उनकी मोहब्बत मिल जाए। पता नहीं कब उनका गुस्सा ख़त्म होगा और कब मुझे वो मोहब्बत की नज़र से देखेंगे भी या नहीं। पता ही नहीं चलता था कि कब और कैसे आंखों के रास्ते वो दिल में उतर गए थे और उनके खो जाने के एहसास से ही जान सी जाने लगती थी। वफ़ा में अब ये हुनर इख्तियार करना है, वो सच कहे या ना कहे एतबार करना है। कभी तो दिल में छुपे ज़ख़म भी नुमाया हो, कब समझ कर दिल तार तार करना है। खुदा खैर ये कोई ज़िद है या शौक़ है मोहसिन, ख़ुद अपनी जान के दुश्मन से प्यार करना है। वक्त का काम गुजरना था सो वो गुज़र रहा था। अरीब ने खुद 2 खूबसूरत बेटों को जन्म दिया था, लेकिन उसकी खुद की जान को खतरा था। ऑपरेशन को तो ठीक हो गया था, लेकिन आखिरी वक्त में बीपी शूट हो जाने की वजह से वो अंडर ऑब्जर्वेशन थी। अगले 24 घंटे बहुत अहमियत रखते थे। सबके लबों पर दुआ थी। अम्मा अस्पताल में जाए नमाज बिछाकर दुआ गो थी। याज़ान बेकरारी से टहल रहा था। ये बेचैनी मुझे क्यों हो रही है? क्यों उसके खो जाने का एहसास से जान निकलती महसूस हो रही है? अगर उसे कुछ हो गया तो? यहाँ पहुँचकर उसका दिमाग माफ हो रहा था। नहीं या अल्लाह, तू बहुत गफूर रहीम है, उसकी ज़िंदगी इनायत फरमा, सिर्फ़ एक बार उसे मुझे लौटा दे। याज़ान को अब महसूस हुआ था कि उसके ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। उसने आहिस्ता आहिस्ता ही उसके दिल के मुकाम बना लिया था। वो अपनी आंखों में आई नमी छुपाने की गरज से अस्पताल से निकल गया था। बुआ उसको बाहर जाता देख कर रोती आंखों से मुस्कुराती थी। आखिर तुम्हारे दिल को जीत ही लिया है याज़ान, उसको कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह वो लौट आएगी तुम्हारे लिए, उसे आना ही होगा। बुआ ने भीगी आंखें साफ करते हुए अपने दिल में गोया हुई थी। मुझे अरीब से ये नहीं कहना चाहिए था, मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। वो बेमकसदी गाड़ी सड़कों पर दौड़ाते हुए मुसलसल सोचे जा रहा था। वो मेरी ही औलाद को पैदा करने की अजियत झेल रही थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय ये कहा कि दुनिया की सारी औरतें माँ बनती हैं, तुम कोई अनोखी माँ नहीं बन रही हो। इस वक्त उसके चेहरे पर एक सी अजियत छाई थी। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? वो तुम्हारी बीवी है याज़ान हसन, अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो ये उसका हक है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। उसके दिल ने अरीब के हक़ में गवाही दी थी। याज़ान, तुम बहुत बुज़दिल हो, तुमसे उसे नज़रें भरकर देखते नहीं। मुबादा तुम्हारी नज़रें पलटने से इनकार ना कर दें। तुम भी उसे चाहने लगे थे, अपनी अना की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे थे। अभी अभी वक्त है, संभल जाओ। कसूर तुम्हारी अपनी बहन का था और सज़ा उसे मिली। वो तो तुम्हें जानती तक न थी, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे घर को संभाला था। तुम्हारा हर जुल्म व सितम को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त किया। तुमने उसके घर वालों से मिलने से मना किया, वो नहीं मिली। जो तुमने कहा उसने वही किया। आज वो तुम्हें खूबसूरत बेटों से नवाज कर खुद मौत की दहलीज पर खड़ी है। तुम तो हमेशा सही फैसला करते थे, फिर उसके लिए तुम्हारा दिल क्यों मोम नहीं हुआ? उसको इसका ये ज़मीर मलामत कर रहा था। सिर्फ एक बार लौट आओ ज़िंदगी में, अपनी हर ज़्यादती का अजाला करने के लिए तैयार हूँ मैं। विंड स्क्रीन पर अरीब नमूदार हो गई थी, खूबसूरत से नैन नक्श और भीगी आंखों के साथ। आज याद आ रहा है तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, तुम किस कदर दिलकश हो। आज महसूस हो रहा है मेरी हमसफ़र, मेरी दुनिया में वापस लौट आओ। तुम ना होकर भी मेरे आसपास रहती हो। मुझे आज एहसास हुआ, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। ये जो ज़िस्त का सफ़र है, ये जो रिश्ते हैं मेरा, तुम अगर साथ ना दोगे तो ये किस तरह कटेगा? मेरी सोच के हदों तक ये गुमान मुझे कैसे आए, कोई पल बिना तुम्हारे भला कैसे बीत जाए। मेरे पास तुम नहीं हो, मेरे पास तुम कब नहीं हो, मेरी याद के नगर में, मेरे ख्वाब के सफ़र में, मेरी सोच की तहों तक, मेरी आँख के हुनूर तक, मेरे दिल में, जान की तन में, मेरे हसरतों के बन में, मेरे दिन की तैरगी में, मेरे शब की रोशनी में। हाँ, तुम ही हो मेरी हर दुआ का महवर। बस एक आरज़ू हो तुम्हारी, इसी आरज़ू से आगे कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें किस कदर रहे चाहे, तुम्हें ये पता ही नहीं है। उसने थक कर रिवर्स गियर में गाड़ी को डाला था। अभी वो टर्न लेने ही वाला था कि मोबाइल की बीप बज उठी थी। हेलो अदा, भाभी को होश आ गया है, आप जल्दी से अस्पताल आ जाएं। दूसरी तरफ से नौफिल ने उसे ज़िंदगी की नवीद दी थी। मैं अभी पहुंचता हूं, बस 10 मिनट। उसने अंग अंग से खुशी जाहिर हो रही थी। मोबाइल ऑफ करके गाड़ी फर्राटे भरने लगी थी। कॉरिडोर में उसे सजावल मिल गया था। वो सब कुछ भूल भाल कर उसके जाने बढ़ा था। कैसी है वो? लहजे में बेकरारी थी। सजावल ने हैरानगी से उसकी बेकरारी नोट की थी, फिर एकदम ही पुरसुकून हो गया था। उसे पता चल गया था कि उसकी बहन की ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें ख़त्म होने ही वाली हैं। अब उसके दामन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बस ठीक है, रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, सब वहीं पर हैं अरीब के पास। सजावल मुस्कुराते हुए बोला था। डॉक्टर्स ने क्या कहा है? अब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, सजावल ने उसकी फिक्रमंदी पर जवाबन कहा था। लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। याज़ान डॉक्टर के रूम की जानिब बढ़ गया था।
अल्लाह ताला ने उसे जुड़वा बेटों की नेमत से नवाजा था। इस ख़ानदान में उसकी जड़ें किस कदर मजबूत हो गई थी। अल्लाह ने उसको माँ जैसे रुतबे पर फाइज कर दिया था। उसके कदमों तले जन्नत आ गई थी। पहली बार अपने बेटों को गोद में लेकर वो शिद्दतों से रो पड़ी थी। अस्पताल में उसके साथ बुआ और अम्मा रुकी हुई थी। हफ्ते बाद ही वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। याज़ान ना तो उससे मिलने आया और ना ही अपने बेटों को देखने आया था। तो क्या इन्हें अपनी औलाद से भी कोई लगाव नहीं है? मेरी तो सिरे से कोई अहमियत ही नहीं है। इसकी भी वजह है, लेकिन ये तो उनकी अपनी औलाद है, उससे कैसी नफ़रत। उसने निहायत ही दुख से सोचा था। याज़ान उसका सामना करने से कतरा रहा था। एक अजीब सी झिझक थी जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। लेकिन आज ऑफिस से आने के बाद अपने कमरे में बड़ी बेताबी से दाखिल हुआ था और बच्चों की कॉट की जानिब बढ़ा था और बेख्तियारी सोए हुए शहजादों को प्यार किया। उसके सोए हुए एहसासात बड़ी शिद्दत से जागे थे। मुआ कमरे का दरवाज़ा खोलकर अरीब अंदर दाखिल हुई थी। उसने गैर मुतवक्का आमद पर चौंकी थी। वो वालिहाना अंदाज में बच्चों को प्यार कर रहा था। अरीब के इस अंदाज पर हैरतों के समंदर में गोता जन थी। ये वो औलाद थी जिसके बारे में कभी भूल कर भी अरीब से बात तक ना की थी और कैसे प्यार लुटा रहा था। याज़ान, आपको अपने बच्चों की याद आज आई है या इन्हें भी मेरी तरह नज़रअंदाज करेंगे? सवाली नज़र से उसकी जानिब देखा था। याज़ान ने उसकी बात सुनकर गोद में उठाए हुए शाज़ल को दोबारा कॉट में लिटाया। बच्चों के नाम शाज़िल और बाज़िल रखे गए थे, हमज़ा और अहमर के कहने पर। फिर आहिस्ता कदमों से चलकर उसके करीब आ गया और उसको बगौर तकने लगा था। माँ बनकर वो और भी खूबसूरत नज़र आ रही थी। आज बहुत पुरएतमाद नज़र आ रही थी। पहले डरी सहमी रहती थी, लेकिन आज मामूल से हटकर नज़र आ रही थी। याज़ान को अपने इतने करीब आता देखकर वो नर्वस हो गई थी। नज़रें झुक गई थी। याज़ान को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी शर्मिंदगी कैसे जाहिर करे। अभी वो सोच ही रहा था कि वो दोबारा कमरे से बाहर जाने लगी थी। याज़ान ने उसको अभी मज़ीद और सताने का इरादा किया हुआ था। इतनी जल्दी अभी खुलना ठीक नहीं है। उसके पुकार पर रुक गई थी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मेरे बेटों की परवाह नहीं है? क्या तुम ही सब कुछ हो इनका? मेरे बेटों की माँ बनकर तुमने मेरे दिल की जगह बना ली है, तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, चाहे मैं अपनी औलाद को खुशी शेयर की हो या ना की हो, लेकिन वो मेरी औलाद है और मेरे ही बेटे कहलाएंगे। याज़ान के लहजे में फ़ख्र बोल रहा था। अरीब पत्थर की मूरत की मान अपनी जगह खड़ी थी। आप कभी भी नहीं बदल सकते याज़ान, आप हमेशा दुख ही देते आए हैं, तो आज कौन सा अलग कहेंगे? मैं ही पागल हूँ जो आपसे अच्छाई की उम्मीद बांधे बैठी हूँ। वो कहती हुई कमरे से चली गई थी। कुछ दिन और मज़ीद तुम्हें तंग करने का इरादा है मेरी जान, फिर तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। याज़ान के चेहरे पर बड़ी दिलफरेब सी मुस्कुराहट दर आई। अम्मा वो आगे कुछ कहने बिना ही माइज़ा रोने लग गई थी। क्या बात है माइज़ा बेटा, क्यों रो रही हो? अम्मा ने परेशान होकर पूछा था। अम्मा, वो उन्हें होश ही नहीं आ रहा है। मैं उन्हें उठाने लगी तो पता नहीं लगा नहीं तेज़ बुखार हो रहा है उन्हें, बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में है। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा था। अरे तो डॉक्टर को बुलाओ। वो उठ खड़ी हुई और माइज़ा के साथ उनके बेडरूम की तारीफ के में दाखिल हुई थी और सजावल के करीब बैठ गई थी। माइज़ा उनके फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करने लगी थी। जाओ बर्फ़ वाला पानी लाओ, ठंडे पानी के पट्टे रखते हैं। जी अभी लाती हूँ। बस डॉक्टर हाशमी भी आते ही होंगे, कह रहे थे कि 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। वो बताते ही कमरे से चली गई थी। फिर थोड़ी देर बाद ठंडे पानी का बाउल लेकर आई। तुम जब तक पट्टियाँ रखो, मैं अभी आती हूँ। अम्मा उसको कहती हुई किचन में चली गई थी। डॉक्टर हाशमी के आते ही वो उसके करीब उठती हुई और डॉक्टर को बैठने की जगह दी थी। वो उसका मुआयना करने के बाद बोले थे, डिप्रेशन की वजह से इन्हें बुखार हो गया है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दवाएं वक्त पर देती रहें और ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रहें। इंशाअल्लाह सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। बुखार ना उतरे तो मुझे कॉल कर लेना। ओके, अब मैं चलता हूँ। आइए अंकल, मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। नो थैंक यू बेटा, आप यहाँ रहो, मैं खुद चला जाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उनके जाने के बाद वो फिर से पट्टियाँ रखने लगी थी। अम्मा की मदद से उसने सजावल को दवाई खिलाई थी और फिर अम्मा को भी आराम करने का कहकर उनके कमरे में भेज दिया था और ख़ुद उसके करीब बैठ गई थी। ना जाने किस पहर सजावल की आँख खुली तो वो उसके करीब अपने ही बाजू से में सर दिए सो रही थी। उसको ऐसे ही रहने दिया और ख़ुद कंबल ओढ़कर सोने लगा, क्योंकि अब मसनूई बीमार रहकर तीमारदारी करवाना चाहता था। सुबह जब वो उसके नाश्ता करवाने के बाद दवा दे रही थी तो उसने दवा खाने से इनकार कर दिया। तुम दवा क्यों नहीं खा रहे? उसने हैरानगी से कहा था। मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं खा रहा, उसने बड़े आराम से जवाब दिया। पर मुझे खिलानी है, चुप करके खा लो, माइज़ा ने गुस्से से कहा था। खा लूँगा अगर तुम मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो, वरना यूँ ही मर जाने दो। अच्छा ही है, मेरे मरने से तुम्हारी जान छूट जाएगी, सजावल ने तल्खी से कहा।
तुम इस तरह क्यों बातें करते हो? क्यों हर लम्हा मुझे अजियत देते हो? अगर तुमने ऐसी ही कोई बात की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसने तेजी से उसका बाजू थाम कर अपनी तरफ मोड़ा था। क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं कहूँ? मानता हूँ गलती मुझसे हुई है, लेकिन इसकी सज़ा भी तो पाई है ना। अपनी जान से प्यारी बहन के आंसू मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थे, और अब तुम भी इसी तरह का बिहेव कर रही हो। मुझे खुद बहुत देर बाद महसूस हुआ था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। अगर नहीं कर सकती हो तो ये मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँगा, कभी ना वापस आने के लिए। उसकी बात पर वो इस कदर फूट फूट कर रोई कि सजावल उसके अचानक आफताब पर बुरी तरह बौखला कर रह गया था। माइज़ा, माइज़ा प्लीज़ खामोश हो जाओ। अम्मा या कोई भी कमरे में आ सकता है, वो क्या सोचेंगे? सजावल ने बेबसी से रोती हुई माइज़ा को देखकर कहा था। वो चुप होने के बजाय और तेज़ी से रोने लगी। सजावल ने उठकर पहले दरवाज़ा बंद किया, फिर उसके करीब बैठ गया था। देखो, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारी दुनिया से चला जाऊँगा। अब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि भूखी शेरनी की तरह उसकी तरफ लपकी थी। एक जोर का हाथ उसके सीने पर मारा और उससे बुरी तरीके से उसका गिरेबान पकड़कर खींच के सारे बटन एक झटके में ही टूट गए थे। बड़े नाजुक थे। जब तुम्हारी मर्जी होगी तो मेरी ज़िंदगी में आओगे, और जब जी चाहेगा चले जाओगे। तुमने मुझे समझ क्या लिया है? मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, मेरे भी एहसासात हैं। क्यों तुम हमेशा मेरे एहसासात से खेलते हो? निहायत ही दुख महसूस हो रहा है मुझे कि तुम्हारे इस फैसले से मैं कितनी नफरत करती हूँ तुमसे। चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए। उसके इस रद्द-ए-अमल पर वो एक सानिये को गड़बड़ा कर रह गया था। माइज़ा, आई एम सॉरी। मैं तुमको दुख देना नहीं चाहता था, पर अनजाने में तुम्हें दुख दे जाता हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सजावल ने उसको अपनी बाहों में घेरे में लिया और वो उसके बाहों में बिखरती चली गई थी। वो भी उसके बगैर कहाँ रह सकती थी? उसकी मोहब्बत उसके रग रग में लहू बनकर दौड़ रही थी। आज मोहब्बत ने अपना आप मनवा ही लिया था। वो शाज़ल और बासिल को फीड करवाने के बाद उनको सुलाने लगी तो याज़ान बेडरूम में दाखिल हुआ था। बच्चे याज़ान से बहुत मायूस हो गए थे, बाप को पहचानने लगे थे। दोनों 3 माह के हो गए थे। शाज़ल और बाज़ल बाप को देखते ही उसकी जानिब लपकते थे। अब कहाँ का सोना और कैसा सोना? याज़ान उनके इस अदा पर कुर्बान हो गया था और उन दोनों के करीब बैठकर उनकी प्यार करने लगा था। इतने में अरीब उनके दरमियान से उठकर उसके सुबह ऑफिस के लिए कपड़े निकालने लगी थी। भाभी, शाज़ल और बाज़ल सो गए हैं क्या? नरमीन दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई थी। नहीं, जाग रहे हैं। अरीब ये कहते हुए कपड़े लेकर बाहर चली गई थी। अदा, इसको मैं ले जाऊं? नरमीन ने शाज़ल को उठाते हुए कहा था। हाँ ले जाओ, मैंने क्या मना किया है? नहीं नहीं, इसको देने की ज़रूरत नहीं है, इसको मुझे दे। नोफिल और हमज़ा ने शाज़ल और बाज़ल को उससे झपटते हुए कहा था। अदा, नोफिल को कहें इसको मुझे दे दे। नरमीन उससे लड़ने लगी थी। क्यों? तुम्हें क्यों दे दे? तुम सुबह से इनके साथ हो, अब हमारी बारी है। ये कहते हुए वो दोनों बच्चों को लेकर बाहर चले गए और उनके पीछे पीछे नरमीन। याज़ान उनके लड़ने पर बेसाख्ता ही हंस पड़ा था। पागल हैं बिल्कुल ही। और फिर चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला गया। जब बात लेकर बाहर आया तो अरीब बच्चों के बिखरे हुए खिलौने समेटने लगी थी। वो टॉवेल बेड पर फेंक कर बालों में ब्रश करने लगा था। अरीब ने नागवारी से टॉवेल को देखा था। ये वहाँ कुर्सी पर भी फैला सकते थे। तुम कर लो, बात तो एक ही है, याज़ान ने इत्मीनान से कहा था। हम सब कहीं जा रहे हैं? अब उसने सोफे पर बैठते हुए कहा था। कहाँ जा रहे हैं हम? अरीब ने सवालिया नज़रों से पूछा था। जहाँ पर मैं लेकर जाऊँगा। जाहिर सी बात है वहीं तुम भी जाओगी, मेरे बेटे और बहन भाई। याज़ान ने गोलमोल सा जवाब दिया था। उसके इस तरह के जवाब देने पर वो तब कर रह गई थी, लेकिन अब की बार खामोशी रही थी। जानती थी कि वो उसे कुछ और नहीं बताएगा। इतने में बाज़िल के रोने की आवाज़ पर वो बाहर की जानिब बढ़ी कि नोफिल खुद ही उसे उठाए अंदर चला आया था। भाभी, ये रो रहा है, पता नहीं क्यों। अरीब ने मुस्कुराते हुए उसकी गोद से बाज़िल को ले लिया था। वो उसकी गोद में आते ही चुप हो गया था। देखें तो इसकी चालाकी, मेरे पास रो रहा था और अपनी मामा के पास चुप हो गया। आखिर इसकी मामा जो है। अरीब उसके माथे पर बोसा देते हुए बोली थी। अच्छा भाभी, वो शाज़ल को हमज़ा बाहर ले गया है, अभी आ जाएगा, मैं चलता हूँ। नोफिल के जाते ही अरीब बाज़िल की तरफ मुतवज्जह हुई थी, जो अब सोने के लिए बेचैन हो रहा था। तो वो उसको लेकर बेड पर आई थी, फिर उसको सुलाने लगी और थोड़ी देर में वो सो भी गया था। हमज़ा शाज़ल को दे गया था। बाज़िल को एहतियात से कॉट में डाल दिया और शाज़ल को गोद में ले लिया था, जो फ़िलहाल सोने के मूड में नहीं लग रहा था। याज़ान बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। वो दोनों बच्चों को किस कदर तरीके से संभाल रही थी। कुछ देर बाद याज़ान भी सोने के लिए लेट गया था। अरीब ने शाज़ल को सो जाने के बाद याज़ान की तरफ देखा तो वो बेखबर सो रहा था। सोने में चेहरे पर किस कदर मासूमियत थी, और जब जागे हुए होते हैं तो गुस्सा तो हर वक्त नाक पर ही रहता है। वो कितनी देर तक बगौर तकती रही थी। शाज़ल के कसमसाने पर उसकी तरफ मुतवज्जह हुई थी, फिर ख़ुद भी कुछ देर बाद नींद की वादियों में खो गई थी। जिस घर के आगे उनकी गाड़ी रुकी थी उसे देखकर अरीब अपनी जगह ठहर कर रह गई थी। क्या जमकर बैठ गई हो, बाहर आओ। याज़ान की शरीर आवाज़ पर वो बदहवास होकर पलटी थी। ये तो वो तहरीर से अधूरे जुमले के साथ बोली थी।
सब मालूम है मुझे, ये तुम्हारे भाइयों का घर है लेकिन मेरी बहन का भी है। मैं अपनी बहन से मिलने तो आ सकता हूँ ना। अब चलो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। याज़ान मुस्कुराहट होठों तले दबाता हुआ उसे मसनूई गुस्से में मुखातिब हुआ था। अरीब जल्दी से शाज़ल और बाजिल को संभालते हुए उतरने लगी तो याज़ान ने बाजिल को अपने ही गोद में ले लिया था। फिर वो उसके साथ घर के अंदर दाखिल हुई थी। बुआ, नरमीन, नोफिल और हमजा सब अंदर जा चुके थे। अरीब की आंखें जब से सुर्ख हो रही थीं। उसने तिरछी निगाहों से अरीब को देखा जो बामुश्किल सब्र व बर्दाश्त का मुजाहरा कर रही थी। अदा, आप लोग, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मायजा अंदरूनी गेट पर सबसे पहले मिली थी और बेसाख्ता ही याज़ान से गले लगी थी। फिर याज़ान ने भी मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा तो अम्मा भी बेटी और दामाद को खुशदिली से के बाद पहली बार आई थी, जो शादी के बाद पहली बार आए थे, खुशदिली से मिली थी। अरीब उनके सीने से लगी सिसकियाँ भर रही थी। शाज़ल को उससे अंदर आते ही मुइज़ ने ले लिया था। सबसे आखिर में उससे मिलने सजावल आया था। ये बहन उसके दिलो जान से अजीज़ थी। अरीब के सिसकियाँ उसे बेइख्तियार कर गई थी तो वो तो उसके साथ लगाए हुए बोला था, मेरी दुआ है कि तुम हंसती मुस्कुराती रहो, दुख तुम्हारे करीब भी से भी ना गुजरे। उसने भीगे लहजे में दुआ दी थी। अम्मा ने याज़ान के माथे पर ममता भरा बोसा दिया था तो याज़ान शर्मसार सा हो गया था। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत हर्ट किया। याज़ान ने झुके हुए सर के साथ ही किया था। कोई बात नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, सजावल की भी थी। गुजरते वक्त की बातें हैं, जाने दो और आने वाले वक्त में जियो। दुख भरे दिनों को भूल जाओ और आने वालों खुशियों को महसूस करो। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर जवाबन कहा था। सजावल ने भी याज़ान से माफ़ी मांगनी थी तो याज़ान ने भी बेइख्तियार ही गले लगाकर ख़ुद भी उससे माफ़ी मांगी थी। सबके गिले शिकवे दूर हो गए थे। खुशगवार मूड में खाना खाया गया था। शाज़ल और बाजिल को लेकर मामू और चचाओं में बहस हो रही थी। हम उठाएंगे। अरीब उनके अंदाज पर हंस रही थी। ऐसे नहीं, ऐसी हंसी जो दिल की गहराइयों से निकली हो। याज़ान बेइख्तियार होकर देख रहा था। ऐसा हंसते हुए उसे पहली बार देख रहा था। सजावल ने गला खंखार कर मायने खेज आवाज़ निकाली थी जो तो वो झेप कर रह गई। बहुत अच्छा वक्त गुजार गया है। काफिला हंसता मुस्कुराता घर लौटा था। आज मैं बहुत खुश हूँ सजावल। अदा सब कुछ भूल भाल कर हमसे मिलने आए थे। मैं भी खुश हूँ कि याज़ान सब भूल भाल कर अरीब की जानिब बढ़ा है, वरना सारी ज़िंदगी मुझे नदामत रहती कि मेरी वजह से अरीब की ज़िंदगी ख़राब हुई। अब कोई शिकवा नहीं है। मुझे यकीन है कि याज़ान उसे बहुत से ही खुश रखेगा। सजावल ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा था। अच्छा, मुझे ये तो बताओ, तुमने मुझे माफ़ किया कि नहीं? सजावल ने शौक़ी से पूछा था तो मायजा उसे घूरकर रह गई थी। भाई, इस तरह मत देखो, डर लगता है। सजावल ने उसकी बाई कलाई से मजबूत हाथ में पकड़ी थी। वो उसकी गिरफ्त महसूस करके उछली लेकिन उसने संभलने में देर हो चुकी थी। उसके बेबसी पर महसूस होता वो आंखों में बेतहाशा चमक लिए उसके चेहरे को देख रहा था। ये क्या धोखेबाजी है? वो बिगड़ी थी। धोखा? अरे कहाँ, किसने किया है? खैर छोड़ो इस बात को, मेरे हाथों से ये अंगूठी पहनो। शादी वाले दिन तो शेरनी बनी हुई थी। वो केस में से अंगूठी निकालते हुए शरारत से बोला था तो मायजा ने मुस्कुराते हुए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया था। तीसरी उंगली की अंगूठी पहनाकर वो कई लम्हों तक उसके मखरूती उंगलियों वाला हाथ अपने हाथों की गिरफ्त में लिए बैठा रहा था। मैं एक बात सोच रहा हूँ मायजा। वो क्या? मायजा, जो उसकी दारफ्तगी पर सुर्ख पड़ती निगाहें झुकाए बैठी थी, आहिस्ता से बोली थी, क्यों ना हम अपने हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड चलें? जी नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। मायजा ने उसकी गिरफ्त से हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी। क्यों भाई? अम्मा, मुइज़ और अहमद का ख्याल कौन रखेगा? आई कुछ बात समझ शरीफ में? वो शरारत से बोली थी। आ तो गई है, लेकिन क्या मिसेस सजावल इतनी अच्छी हैं? या फिर? सजावल ने शरारत से जुमला अधूरा छोड़ा तो वो उसके शाने पर मुक्का मारकर रह गई थी और फिर दोनों हंसने लगे थे। अरीब, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरीब, जो शाज़ल और बाज़ल को उनके कॉट में डाल रही थी, उसकी आवाज़ पर चौंक गई थी लेकिन फिर भी बच्चों की तरफ मुतवज्जह रही थी। उन पर अच्छी तरह कंबल ओढ़ाकर खुद वॉशरूम में चली गई थी। फिर काफ़ी देर बाद चेंज करके आई तो याज़ान अपने बेटों के पास खड़ा उनको प्यार कर रहा था। ये दोनों उठ गए तो फिर बहुत तंग करते हैं, अरीब ने उसके करीब खड़े होते हुए कहा था। इतनी खफा हो कि अब बात भी नहीं करना चाहती हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब गोया हुआ। क्यों? सपाट लहजे में इस्तफसार किया था। बेगानगी व अजनबियत भरपूर थी। तुम मुझसे नाराज़ हो? मैं अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे लड़ सकती हो। मुझे किसी से नहीं लड़ना। मगर मुझे तो लड़ना है। किस बात पर? मेरी खामोशी पर? मेरे सब्र पर? हार मान गए और कुछ कहूँ? हाँ, हार तो मान गया हूँ। वैसे तुम मियाँ के मिजाज शनास तो हो। मियाँ की मिजाज शनास तो हो। वो हंसा। तुम्हारी यही चुप तुम पर जुल्म करती बर्दाश्त ने ही मुझे हौसला बख्शा और मैं अपनी ज़्यादती महसूस ही नहीं कर सका। तुम्हें चाहिए था कि अपनी दफ़ा के लिए आवाज़ तो उठाती। वो लम्हे भर के लिए रुका तो वो गुस्से से बोली थी। आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि तुम
मैं जुल्म करता रहा और तुम बर्दाश्त करती रहीं। तुम्हें एहतजाज करना चाहिए था, पुरजोर और भरपूर। उसने जो बात करने का जो इरादा रवादार न था वो छुआ भी, उससे जो बात करने का रवादार न था और छुआ भी तो अपने मतलब से, इस तरह कि मैं खुद अपनी ही नज़रों में गिर गई। लेकिन मैं फिर भी आपको माफ़ कर दिया है। प्यार सजावल भाई और मायज़ा ने किया और सज़ा मुझे मिली। क्यों? मैं तो आपको जानती तक नहीं थी। मेरी इज़्ज़त का तमाशा बना दिया आपने। मैं चुप रही। आपने मेरी रज़ा के बगैर मुझे छुआ, इस पर भी मैं कुछ ना बोली। मुझे मेरे ही घर वालों से मिलने से मना किया, मैं फिर भी चुप रही। अगर बात हकीकत पसंद की जाए तो कसूर आपकी बहन का भी था, लेकिन आपको ख़तावर सजावल भाई लगे। मैं मानती हूँ कि वो गलत थे, लेकिन इन सब बातों में मैं कहाँ मालूस हो गई। अपनी बहन का बदला लेने के लिए आप मुझे यहाँ ले आए, ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया। मैं तो तब भी नहीं बोली थी। फिर आज आपको क्यों ख्याल आ रहा है कि मैं एक इंसान हूँ? मैं इंसान नहीं हूँ, पत्थर हूँ। आपकी बहन खुश है तो आपको मेरा ख्याल आ रहा है। आप तब कहाँ थे जब आपकी ज़रूरत थी मुझे और मेरे बच्चों को? इस कदर क्यों परवाह कर रहे हैं आप? अच्छा ही होता मैं जो मर जाती। लाखों औरतें मर जाती हैं। उसने आंखों से आंसू बहने लगे थे कि ज़ब्त का हौसला ख़त्म हो चुका था। आज बंधन टूट गया था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, पर मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी है। तुम सच कहती हो। कसूर तो हम तीनों का था, तुम्हारा कसूर तो कहीं पर भी नहीं था। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। उसने उसके शानों पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। डोंट टच मी। उसके दोनों हाथ झटक दिए थे। बहुत ही नफ़रत हिकारत थी उसके अंदाज में। एक लम्हे को वो उसे देखकर दंग सा रह गया। देखो, मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुमसे और अपने बच्चों से। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ तुम लोगों के बगैर रहने का। तुम जब मौत की दहलीज पर खड़ी थी तो यकीन करो मैं भी उस दर्द को महसूस कर रहा था। तब मैंने जाना कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बिलीव मी, झूठ नहीं बोल रहा। वो उसके बेयकीन आंखों में झांक कर बोला था। आप अगर ये डायलॉग ना भी कहें तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। मुझे अपने बच्चों के लिए यहाँ रहना ही है। मेरी मजबूरी है, ये है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वो अपनी जगह पर दराज होते हुए बोली थी। क्या बकवास है, मेरी मोहब्बत में डायलॉग लग रही है। वो तपे हुए लहजे में उसके करीब बैठा था। तो और क्या कहूँ, अपने बच्चों के लिए ही आप ये सब कर रहे हैं, मेरे लिए तो नहीं। वो बेजारी से गोया हुई थी। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। छोड़ो यार, नाराज़गी जो हो भूल जाओ। अगेन आई एम सॉरी। वो उसकी तरफ झुककर बोला था। सॉरी, ये छोटा सा लफ्ज़ बोलकर लोग समझते हैं कि बड़े बड़े दुखों और बड़ी बड़ी ज़्यादतियों की तलाफ़ी हो जाती है। वो बेआवाज़ ही रो पड़ी थी। प्लीज़ रो नहीं। ये भी सोचो, ये छोटा सा लफ्ज़ दिल की गहराइयों से बोला जाता है, इसीलिए इसकी कोई पैमाइश और कोई पैमाना नहीं होता है। पेशमान आदमी को मज़ीद ख्वार करना नाराज़गी में शुमार होता है। बहुत सताया है आपने। वो औरत थी, जल्द ही ज़्यादतियाँ भुलाने लगी। अब चाहूँगा भी उतना ही। ये वो मोहब्बत नहीं है जिसका आप दावा कर रहे हैं। उसकी गर्मजोशी, कुर्बत, आँखों की बेबाकी, तपिश, कैमिल रंग के कुर्ते शलवार से उठती मदहोश कुन महक, मजबूत बाजुओं की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो मज़ाहमत करने की हिम्मत खुद में ना पा रही थी। मोहब्बत ये वो नहीं होती है। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है। उसने उसकी आंखों में झाँका था। उसकी समेटती हुई गिरफ्त से वो महतूश हो गई थी। ये काम मुझे अगर करना होता तो बहुत पहले ही कर चुका होता। उसके अंदाज में ज़रा तब्दीली ना आई थी। सजावल भाई से आपकी क्या बात हुई थी? वो उसके बदले हुए अंदाज पर बौखला गई थी। इस वक्त मेरे और अपनी बात करो जानम। उसने तर्श अंदाज में, उसके बाल बिखेर गए थे। कौन सी बात? उसकी सारी खुद एतमादी हवा होने लगी थी। इजहार मोहब्बत, इजहार वफ़ा की बातें, ताकि मैं भी मुतमईन हो जाऊँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। उसकी भारी आवाज़ मज़ीद भारी हो गई थी। हर बात कह देना ज़रूरी तो नहीं है, वो संजीदगी से बोली थी, लेकिन कभी कभी कह देने से दिल खुश हो जाता है। और यूँ भी मैं खासा बेअतबार बंदा हूँ। वो उसके हाथ अपने हाथ में लेते हुए शोक लहजे में गोया हुआ था। मुझे आपको एतबार कराना भी नहीं है, आप बेअतबार ही रहें। वो भी शोक लहजे में गोया हुई थी। उसकी मखमूर निगाहों और महकती कुर्बत ने उसका सारा आसान ख़ता कर दिए थे। अच्छा ठीक है, ना कहो, पर एक दफ़ा मेरी आंखों में तो देखो। उसका शर्माया घबराया हसीन चेहरा शोखियों पर कसार उकसा रहा था। देखो ना मेरी तरफ प्लीज़। उसकी मूछें तले होठों पर जानदार मुस्कुराहट थी। वो शाज़ल जाग गया है, मैं उसको देखती हूँ। वो उसकी गिरफ्त का हिसार तोड़ते हुए शाज़ल की जानिब बढ़ी थी।
जो अपनी मुंदी मुंदी आंखों से अरीब को ही देख रहा था। फिर उसने उसके जानिब हाथ बढ़ाए तो उसने फ़ौरन ही उसकी गोद में लिया। याज़ान भी उनके करीब आ गया था। मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं। अरीब ने उसकी तवज्जो उसके बेटे की जानिब कराई, जो हूबहू बाप की कॉपी थे। बहुत ही खूबसूरत। तो याज़ान ने हंसते हुए बाजिल के गाल चूमे थे तो वो कसमसा कर बाप को देखने लगा था। देखिए, आपने उसको भी जगा दिया। अब ये दोनों मुझे सोने नहीं देंगे। अरीब ने याज़ान को घूरा, जो बासिल की गोद में लेकर प्यार कर रहा था। वो भी बाप के प्यार पर किलकारियाँ भरने लगा था। उसकी इस अदा पर दोनों ही हंस पड़े थे। कोई बात नहीं, आज हम दोनों ही जागेंगे अपने बेटों के लिए। क्यों बेटा, पापा सही कह रहे हैं ना? उसको लिए याज़ान बेड पर बैठ गया था। अरीब भी शाजल को उठाए, जो उसके थपथपाने पर फिर सो गया था। वो उसे बेड पर एहतियात से लेटाने लगी, लेकिन बाजिल के ऐसे कोई इरादे नहीं लग रहे थे। याज़ान उसको सुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो माँ के पास जाने के लिए मचल रहा था। अरीब ने हंसते हुए उसकी गोद में लिया और बोली, बच्चे संभालना इतना आसान काम नहीं है जनाब। याज़ान उसको इस तरह देखता रहा, फिर आंखें मूंद ली। ममता की फैले रंगों ने उसको शख्सियत को बहुत पाकीज़ा रंग दे दिया था। नाइट बल्ब की रोशनी में याज़ान का वजीहा चेहरा शानदार सरापा नुमाया था। वो मुकम्मल मर्दाना वजाहत का शाहकार था, इतना खूबसूरत और इतना पुरकशिश के हज़ारों दिलों में धड़कन बनकर धड़कता तो अजीब जज्बातियत तो ताज्जुब खेज़ बात ना होती। ऐसा क्या देख रही हो? याज़ान ने पूछा था। आपको कैसे पता चला कि मैं आपको देख रही हूँ? अरीब ने बासिल को भी उसके पास लटाते हुए कहा था। मैं तुम्हें बंद आंखों से भी महसूस करने लगा हूँ, माय स्वीट हार्ट। याज़ान ने अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा था। तो उसने भी पुरसुकून होकर कुशादा सीने पर सर रखकर आंखें मूंद ली थीं। उसके साथ की गई हर ज़्यादती, हर जुल्म का अजाला हो गया था। हर जाना इतना खूबसूरत मिला था कि अब कोई ज़्यादती याद ही नहीं रही थी। वो ज़िंदगी के इस तवील सफ़र से ये बात समझ तो चुकी थी, कभी हार कर जीतना तो कभी जीत कर हारना पड़ता है। अब उसके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। अब ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं था। खुदा ने उसकी दुआओं से बढ़कर नवाजा था। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को ये नावल अच्छा लगा होगा। वट्टा सट्टा बेस्ड नावल था। आपको कैसा लगा और आपको इस टाइप के नावल्स कैसे लगते हैं? लाइक आपको जैनर में वट्टा सट्टा टाइप पसंद है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फोर्स्ड मैरिज टाइप आपका क्या रिव्यू रहता है ऐसे नावल्स पे? अपने रिव्यू में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा अपना। मिलते हैं किसी और नावल के साथ। जब तक इन्हें अपना ध्यान रखिएगा। मुझे एक लॉन्ग नावल पढ़ना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें हीरो मतलब मैं कह सकती हूँ कि अजमार नाम है उसका। अगर आप लोग मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बंदा है, मुझे वो उसको नावल रीड ज़रूर करना है। हो सकता है 1-2 नावल बाद मैं वो नावल रीड करूँ। जब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ और वो नावल लाजमी सुनिएगा। मैं आपको बता दूँगी रिकमेंडेड नावल है, मैं थंबनेल पर रिकमेंडेड लगा दूँगी। चलिए, जब तक मिलते हैं और किसी और नावल के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।